कमरे के अंदर बैठी सुशीला देवी दोनों बहू की बातें सुन रही थी, लेकिन आज सुशीला देवी बहुत खुश थी। नीलू आज कुसुम को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। आखिर नीलू भी कब तक कुसुम की बकवास सुनती रहेगी। उसके बाद नीलू ने भी अपना सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आ गई। तभी कमरे में सुशील जी आई और बोली, नीलू बहू सही किया तुमने, आखिर तुम भी कब तक चुप रहकर सुनती रहूंगी। तो वो कहने लगी, सुनो, अब तुम अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी देख लो, बहुत तुम्हारा मन भी लग जाएगा और कुसुम की फालतू बातों से तुम्हारा दिमाग भी खराब नहीं होगा। नील उन्हें बताया, माँ मैंने कई जगह अप्लाई कर दिया है, कुछ बैंकों में तो राजेश ने मेरा बायोडेटा डाल दिया है। सुशील जी बोली, बहुत अच्छा किया नीलू बहू। नीलू, अगर तुमको कहीं से अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो तुम तुरंत ज्वाइन कर लेना। नीलू बोली, ठीक है माँ, मैं भी अच्छी ऑफर का ही इंतजार कर रही हूँ। सुशील जी बाहर आंगन में आकर बैठ गई और मन ही मन सोच विचार करने लगी। सुशीला देवी जानती थी कुसुम को फालतू बातें करने की आदत है। वो नीलू की तरह समझदार नहीं है, कई बार तो अज्ञानतावश कुछ भी बुरा बोल देती है। उसे बातचीत की बिल्कुल समझ नहीं है। कुसुम का बातें करने का तरीका ही कड़वाहट से भरा हुआ होता है। वो नीलू से ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन व्यवहारिकता और बातचीत करने की समझ उसमें बिल्कुल नहीं है। कुसुम तो पढ़ाई को केवल फैशन से जोड़ती है, जो जितना मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े पहनता है वही पढ़ा लिखा है। अपने बालों की कटिंग भी उसने मॉडर्न देखने के लिए ही करवाई थी और अपनी सखी सहेलियां के साथ किटी पार्टी में जाना शुरू कर दिया था। लेकिन बेटे की पढ़ाई लिखाई के चलते समय का अभाव रहा और मेरे समझाने पर वो फालतू के कामों में बाहर नहीं गई। सुशील जी सो रही थी कि मेरी दोनों बहू पढ़ी लिखी हैं, लेकिन दोनों की सोच और समझ में कितना अंतर है। नीलू पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाते हुए परिवार के साथ रहना चाहती है, वहीं कुसुम परिवार से अलग रहने को प्राथमिकता देती है। मॉडर्न आधुनिक कपड़े पहनना और बाहर घूमना फिरना ही उसके लिए उन्नति की निशानी है। दोनों बहू के विचारों में कितना अंतर है। तभी नीलू मम्मी जी के लिए चाय बनाकर ले आई। नीलू का कमरे में अकेले मन नहीं लग रहा था। वो दोबारा आंगन में माँ के पास आकर बैठ गई। तभी फोन की घंटी बजाती हुई सुनाई दी। सुशील जी देव जो फोन की आवाज सुनकर फोन उठाने के लिए उठने लगे। तभी कुसुम ने फोन उठा लिया और हेलो बोला। उधर से आवाज आई, क्या नीलू से बात हो सकती है? कुसुम ने कहा, जी हाँ, मैं अभी आपकी बात करवाती हूँ। कुसुम ने नीलू को जोर से आवाज लगाई, नीलू तुम्हारे लिए फोन आया है, आकर बात कर लो, किसी बैंक वाले का है, आकर खुद ही बात कर लो। नीलू जल्दी से अंदर आई और फोन पर बात करने लगी। फोन पढ़कर कुसुम सासू माँ के पास आकर बैठ गई। सुशील जी स्वेटर बुन रही थी। उन्हें स्वेटर बुनते देखकर कुसुम बोली, माँ अब तो एक से एक डिजाइन के सस्ते स्वेटर भी मार्केट में मिल जाते हैं। आप क्यों अपनी आंखें खराब करती रहती हो? और मम्मी जी, अब हाथ से बने स्वेटर का फैशन भी तो नहीं रहा। अब सभी लोग रेडीमेड स्वेटर पहनना पसंद करते हैं। रेडीमेड स्वेटर दर्द तरह तरह के डिजाइन की मिल जाती हैं। अपने हाथों से स्वेटर बनाने में कोई अपनी आंखें खराब नहीं करता है। सुशील जी बोली, कुसुम मेरा मन लगा रहता है और हाथ पर चलते रहते हैं और डिजाइन डालने में दिमाग लगाना पड़ता है तो दिमाग भी चलता रहता है। दिमागी कसरत होने से हम स्वस्थ रहते हैं। सुशील जी ने कहा,
जरा ध्यान से देखो बहू, मैं कितना सुंदर डिजाइन डाला है। इस डिजाइन को बनाने में थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी लगता है और स्वेटर बनाना मुझे पसंद है और अपनी पसंद का काम हमें जरूर करना चाहिए। सुशील जी बोली, बेटा बाजार में जो स्वेटर मिलते हैं वैसे स्वेटर तो सभी के पास होते हैं, लेकिन सोचो मेरे हाथ का बना हुआ स्वेटर तो एक ही है ना जो भी इसे पहनकर बाहर जाएगा, सबसे अलग और सुंदर दिखेगा। और मेरे हाथों से बुना स्वेटर किसी और के पास भी नहीं होगा, तो मेरा स्वेटर तो बहुत स्पेशल हो गया ना। और यह स्वेटर मैं नीलू के लिए बनाया है, तो मैं तो रेडीमेड स्वेटर पसंद आते हैं। हाथ के बने स्वेटर तो पहनो ही नहीं बहू, इसलिए मैंने ये स्वेटर नीलू के लिए बनाया है। कुसुम सासू माँ की बातें सुनकर समझ गई। सासू माँ का मूड अच्छा नहीं है। कुसुम बाद गाने लगी और वहाँ से उठकर चल पड़ी, जाते जाते बोल गई, भले ही हम रेडीमेड स्वेटर पहना है, लेकिन हमारे लिए भी बना देना माँ जी, हमें भी आपके स्वस्थ स्पेशल स्वेटर पहनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। शीला जी बोली, जरूर बना दूंगी बहू, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो, जैसे नीलू बहू है वैसे ही मेरी बहू तुम भी हो। ये पहले वाला स्वेटर पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे लिए भी अलग सुंदर डिजाइन डालकर स्वेटर बंद दूंगी। ये कहने के बाद सुशीला देवी मानी माँ हंसने लगी और अपना स्वेटर उन्होंने भी जो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि खुद जो हुनरमंद नहीं होते वे दूसरे के हुनर की कदर भी तो नहीं करते हैं। नीलू ने फोन पर काफी देर तक बातें करती रही। 2 बार कुसुम उसके पास आई, लेकिन बात करते देखकर वो वापस हो गई। थोड़ी देर बाद नीलू आंगन में अपनी सासू माँ के पास आई और माँ के पैर छूकर आशीर्वाद मांगने लगी। सुशीला देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, नीलू बहू पहले बताओ तो सही बात, किसकी बात के लिए तुम आशीर्वाद मांग रही हो? क्या कोई खास बात है? सुशीला देवी माँ ही मन सोच रही थी। शायद रिपोर्ट सही आई है और मेरे बहू और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए शायद डॉक्टर ने नीलू को बताया। तभी नीलू बोली, मम्मी जी मुझे बैंक में जॉब मिल गई है और इसी सोमवार से मुझे जाना है, और माँ तनख्वाह भी बहुत अच्छी दे रहे हैं और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। तभी कमरे में से कुसुम बाहर आई और बोली, मम्मी नीलू को नौकरी करने की क्या जरूरत है? देवर जी इतनी अच्छी तनख्वाह कम लेते हैं, इसको बाहर जाकर काम करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अपने घर परिवार को संभाले और नन्हे मुन्ने बच्चों का घर में आगमन करें। अभी तो सबसे जरूरी काम यही है। नौकरी के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, जब चाहे कर लेना। बच्चे पैदा करने की तो उम्र निकल गई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। बाकी नीलू की मर्जी है, वो जो चाहे करे, आप तो उसका ही हमेशा साथ दोगी। कुसुम बोली, नीलू मेरी तो यही सलाह है, तू पहले अपने बारे में सोच, अपने जीवन में पहले परिवार को तो पूरा कर ले। नैना माँ नन्ना मुन्ना फूल हमारे आंगन में भी खिला दे। नीलू बहू हमें भी ताई जी बनने का सौभाग्य प्रदान करो। अब नौकरी करने जाओगे तो फिर परिवार कब बनाओगी? सुशीला देवी बोली, देखो कुसुम बहू, मैं तो तुम्हें भी कभी बाहर जाने आने से और नौकरी करने से नहीं रोक। ब्रिजेश ने भी तुमसे कहा था, तुम चाहो तो नौकरी कर सकती हो, और तब तो मैं भी स्वस्थ थी, तुम्हारे काम में मदद भी करती थी, लेकिन तब तुम्ही ने साफ मना कर दिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी, और अब नीलू की बारी है। अगर नीलू नौकरी करना चाहती है तो उसे मैं मना नहीं करूंगी। यह उसका अपना फैसला है और उसका हक भी है
और मैं उसे इस फैसले में उसके साथ हूँ। सुशील जी बोली, कुसुम बहू, दूसरी बात, हम पर कम पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता। कुछ काम अपनी खुशी के लिए भी किए जाते हैं, समाज में मान सम्मान बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, पढ़ाई लिखाई का सदुपयोग करने के लिए किया जाता है। मैंने तुम्हें जितनी आजादी दी है उतनी आजादी की हकदार नीलू बहू भी है। कुसुम गुस्से में बोली, आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो? माँ जी, घर का सारा काम मेरे हिस्से में आना है, क्योंकि मैं नौकरी नहीं की तो इसका मतलब ये है बिल्कुल नहीं की। सासू माँ, मैं घर में नौकरानी बनकर ही रहूंगी। कुसुम की कड़वी बातें सुनकर नीलू का मन खराब हो गया कि कुसुम भाभी इतनी कड़वी बातें क्यों करती रहती है। कुसुम बोली, देखो मम्मी जी, देवरानी जी को अगर नौकरी करना है तो शक से करें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सुबह का काम मैं करूंगी तो रात को जो नीलू शाम को आकर सारा काम करेगी तब मैं कुछ काम नहीं करूंगी। कुसुम बोली, देवरानी जी ने तो आते ही पहले भी बड़ी चालाकी से कॉलेज में एडमिशन ले लिया और बड़े मजे से 2 साल आराम से काट लिए, तब भी घर का सारा काम मेरे सिर पर आ गया था। बच्चों को लेकर आना छोड़ने जाना, उन्हें पढ़ना, मेरे पास भी बहुत सारे काम है। पहले तो कभी कभी नीलू बच्चों को पढ़ा देती थी, लेकिन अब नौकरी पर जाएगी तो बच्चों को तो मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। कुसुम ने कहा, मम्मी जी, वैसे भी देवरानी जी कॉलेज के समय सुबह की गई हुई दोपहर बाद ही आती थी, और अब तो बैंक की नौकरी है तो देवरानी जी तो सुबह 9 बजे निकलेगी और रात को 8 बजे वो वापस आएंगे। प्राइवेट बैंकों में तो कम पर जाने का समय निर्धारित होता है, लेकिन घर वापस लौटने का कोई समय तय नहीं होता। सासू माँ, इसका तो सारा दिन बाहर ही निकल जाएगा और मैं घर पर कोलू का बैल बनकर काम करती रह जाऊंगी। कुसुम की बातों से सुशीला देवी को समझते देर नहीं लगी। वह तुमसे जो कुसुम के मन में ईर्ष्या जो नीलू के प्रति जन्म ले गई है, वह मन ही मन नील से ईर्ष्या कर रही है कि कुसुम नीलू को बाहर काम करने के लिए मना क्यों नहीं कर रहे हैं। कुसुम को यही चाह रही थी। सुशीला देवी कुसुम बहू के मन की जलन को बाप लिया था। वो समझ गई, उन्हें ही कुछ समाधान निकालना होगा और उन्हें आने वाली हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो शीला जी सोचने लगी, कुसुम बहू नीलू को इतनी आसानी से काम नहीं करने देगी, कोई ना कोई अड़चन लगा कर रखेगी। सुशील जी सोचने लगी, कोई ऐसा समाधान निकालना होगा कि दोनों बहू को कोई परेशानी नहीं हो और किसी एक पर काम का बोझ ज्यादा भी ना हो। आखिर सारे परिवार की सुख शांति का ध्यान रखना उनका ही कर्तव्य है। घर में बड़े बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान अपने अनुभव और सही निर्णय से निकाल लेते हैं। इसलिए घर में बड़े औन को जो ज्यादा अनुभव होता है, बड़े बुजुर्गों की अनुभव की छाया में हर समस्या का समाधान तो मिला ही जाता है। अब सुशील जी वहीं बैठ गई और थोड़ी देर चुप रही और सोच विचार अपने मन ही मन करने लगी कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। काफी देर शांति से सोने के बाद सुशीला देवी ने दोनों बहू को बिठाकर अपने मन की बात समझा दी। सुशील जी बोली, कुसुम ध्यान से सुनो, तुम्हारे काम में मदद मैं खुद करूंगी और नीलू भी सुबह छोटा मोटा काम करके अपने बैंक में जाएगी और कल से मैं नाश्ता खुद बनाऊंगी, बाकी काम तुम करोगी। सुशील जी बोली, दोपहर का खाना कुसुम बहू तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब से तुम्हारे ससुर जी खुद दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने का काम खुद करेंगे। और सुशील जी ने नीलू से कहा,
नीलू बहू, तुम भी शाम को बैंक से आने के बाद रात का खाना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुसुम, रात का खाना नीलू खुद आकर बनाएगी, सुशील जी बोली। कुसुम बहू, उसे समय तुम दोनों बच्चों को आराम से पढ़ने बैठ जाना और बच्चों का स्कूल का सारा काम तुम्हें पूरा करना है, क्योंकि सुशील जी जानती थी शाम के जो समय कुसुम बहू अपना सारा समय टीवी देखने में ही खराब कर देती है, बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। इसलिए उन्होंने शाम का समय बच्चों को पढ़ने के लिए रख दिया ताकि उसका ध्यान बच्चों की तरफ लग जाए और कुसुम और दोनों बच्चों का समय टीवी देखने में बर्बाद ना हो। तभी सुशीला देवी ने दोपहर के काम की जिम्मेदारी कुसुम को सौंप दी। सुबह ही की जो खुद ले ली और रात की जिम्मेदारी नीलू को सौंप दी। सुशील जी बोली, अब बताओ कुसुम बहू, तुम्हें अभी भी नीलू के नौकरी करने से कोई परेशानी है क्या? सुशील जी बोली, तुम दोनों की सुविधा के लिए मैं बर्तन साफ करने वाली की व्यवस्था कर दूंगी। कुसुम बहू, तुम पर काम का बोझ भी ज्यादा नहीं पड़ेगा और तुम्हें बच्चों के लिए अपने लिए पूरा समय मिलेगा। सुशील जी ने अपनी सूझबूझ से सारे कामों को पूरे परिवार में बांट दिया। सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा काम आ गया और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। कुसुम के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। कुसुम तिलमिलाकर रह गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। गुस्से में मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई और अपने मायके में अपनी भाभी से बात करने लगी। कुसुम अपनी भाभी को चुपचाप धीरे धीरे घर की सारी बातें बता रही थी। फिर उसकी भाभी भी उसकी हाँ में हाँ मिल रही थी। कहने लगी, दीदी, जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है। पहने ओढ़ने का तरीका, घूमने फिरने का तरीका, सब बदलता बदलता जा रहा है। इस समय तो वही इंसान समझदार है जो समय के साथ बदल जाए, और फिर दीदी, परिवर्तन तो जीवन का नियम है। एक न एक दिन सबको बदलना ही पड़ता है। कुसुम की भाभी ने उसे समझाया। सुनो दीदी, मैं तो यही कहती हूँ, तुम जीजाजी को दूसरी जगह जो ट्रांसफर के लिए अभी से बोलना शुरू कर दो। कहीं दूसरे शहर में जाओगे तो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना। सरकारी नौकरी में तो जब प्रमोशन मिलती है, साथ में नए नए शहर में रहने का मौका भी मिलता है। दीदी, आप तो चुपचाप जीजा जी को मनाना शुरू करो, बस बाकी आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अगर जीजाजी का प्रमोशन होता है तो तबादला भी जरूर होगा, तो जीजाजी को नए शहर में जाना पड़ेगा और फिर आप भी तो साथ जाओगे, क्योंकि नए शहर में खाने पीने की व्यवस्था तो करनी पड़ती है। अकेले रहेंगे तो उन्हें परेशानी जरूर होगी, तो आपको तो साथ जाना ही पड़ेगा। बस आपकी तो मौज ही मौज है, आपको तो जरा सी भी परेशानी नहीं होगी और आप जल्दी यहाँ से चली जाओगे और आजादी से नए शहर में अपने अंदाज में रहना, जैसे आप हमेशा चाहती थी। दीदी, कुसुम की भाभी बोली, अपनी मर्जी से जीवन जीने का अलग ही मजा है, जो चाहे बना। नहीं माने तो होटल से खाने चले जाओ। कुसुम के मनोभावों को उसकी भाभी बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए हमेशा कुसुम के मन की बातें ही करती थी। उसे पता था कुसुम दीदी को क्या सुनना पसंद है। कुसुम की भाभी बोली, दीदी, जो आप आए दिन अपनी किटी पार्टी कैंसिल करती रहती हो, वो भी नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ तो आप अपने मर्जी से सारे काम करना, पार्टी में जाना और मजे से जिंदगी जीना सही कहते हैं। गलत बातें इंसान जल्दी सिखाती है और अच्छी बातें सीखते हुए 100 बार सोचता है। कुसुम के मन में भाभी की बातों से अलग ही भाव पैदा हो गए थे। अपने मन मुताबिक बातें सुनकर वो बहुत खुश हो जाती थी। अपनी भाभी की बातों में आकर उसने धीरे धीरे खुद को बदलना भी शुरू कर दिया।
अपने पति को समझाना भी शुरू कर दिया। सुनो जी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चा भी बढ़ रहा है, आप अपने प्रमोशन के लिए कोशिश क्यों नहीं करते हो? जीवन में हम कई बार बहुत सुखी और आराम से होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन संतुष्ट नहीं होता। कभी कभी हम खुद ही अपने दुख का कारण बन जाते हैं। यही स्थिति कुसुम के मन की भी थी। इस वक्त कुसुम के पास सब कुछ था। अच्छा परिवार, अच्छे सास ससुर, समझदार देवर और देवरानी, बेइंतहा प्यार करने वाला पति। लेकिन कुसुम को अभी यह सारी अच्छी चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो तो बस अपनी भाभी की तरह आजाद पंछी बनकर रहना चाहती थी और वह इसी प्रयास में लगी हुई थी। कुसुम तो हर वक्त यही सोचती कि मैं क्या योजना बनाई जाए, इस पारिवारिक बंधन से मुक्त होकर इस स्वतंत्र जीवन को जो जी सकूं। कुसुम तो किसी भी तरह इस दलदल से बाहर निकलकर जाना चाहती थी। कितना सगुन, कितना सुख आराम, समाज में मान सम्मान उसे दलदल में रहने के समान महसूस हो रहा था। भाभी की सिकाई बातें कुसुम के दोनों दिमाग में अपनी जगह बना चुकी थी। कुसुम को अभी सब कुछ खराब और गलत लग रहा था। तुमको अपना जीवन दलदल में फंसे रहने जैसा महसूस लग रहा था, जैसे वह किसी पिंजरे में कैद रहती हो। कुसुम की चाल बड़ी का सुशील को जरा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि नीलों के नौकरी पर जाने के बाद सुशीला देवी पर भी घर के काम का बोझ बढ़ गया था। सुबह का सभी का नाश्ता तैयार करना और लंच पर करके देना सुशीला देवी के लिए इस उम्र में आसान काम नहीं था, लेकिन सुशीला देवी अपने परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए बड़े हिम्मत से सारा काम कर रही थी। कुछ काम में नीलू मदद कर देती थी, लेकिन फिर भी काफी काम बाकी रह जाता था। कुसुम अपने काम को उतना ही करती थी जितना उसका मन करता था। बाकी काम वह कभी कभी छोड़ भी देती थी, लेकिन सारे काम का बंटवारा सुशीला देवी ने खुद किया था, तो वो कुसुम को कुछ कह भी नहीं सकती थी। नील और सुशीला देवी ने फिर भी आपसी तालमेल के साथ सभी कामों को संभाल लिया था। कुसुम परिवार में रहकर अपनी चालबाजियां चल रही थी। सुशीला देवी जी घर के कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगी। वो नहीं चाहती थी एक काम को लेकर घर में किसी भी तरह का क्लेश हो, इसलिए जितना कम दोनों बहुएं कर देती। दोनों के कामों में सुशीला देवी थोड़ी बहुत मदद करती रहती थी। नीलू को नौकरी मिलने से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। उसके व्यक्तित्व में निखार आ गया था। नीलू की बातचीत का तरीका धीरे धीरे बदलने लगा था। वो दिन प्रतिदिन वह और समझदार बनती जा रही थी। अपनी सासू माँ की प्रिया बहू की उपाधि उसे कुसुम भाभी ने पहले ही दे दी थी। नील की दिनचर्या अब उसकी बहुत व्यस्त हो गई थी, लेकिन उसकी सासू माँ उसे नौकरी पर जाते देखकर बहुत खुश होती थी। लेकिन क्योंकि नीला नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छे से निभा रही थी, सुशीला देवी तो यही सोचकर बहुत खुश थी कि उनकी बहू को अब बच्चे को लेकर टेंशन नहीं है। अगर लोग घर पर रहती तो आसपास की महिलाएं रोज पूछछ कर उसका दिमाग खराब कर देती थी, और कुसुम तो उसे दिन में 10 बार ताना मार ही देती थी। नीलू और राजेश दोनों ही अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। घर परिवार के खर्चों में उनकी भागीदारी बढ़ गई थी। दोनों ही अपनी तनख्वाह माँ के हाथों में रख देते थे और माँ के हाथों से अपने लिए खर्च के पैसे लेकर बहुत खुश होते थे। नीलू ने भी अपनी तनख्वाह का हिसाब माँ को ही सौंप दिया। जब भी पैसे की जरूरत होती तो अपनी सासू माँ से मांग लेती थी। इस बात पर भी कुसुम खुश नहीं होती थी। कई बार नीलू को बोल देती थी, देवरानी जी पता नहीं
तुम बैंक में पैसे कैसे संभालती हो जो 4 पैसे कमाती हो, वो तो तुमसे खुद संभालते नहीं। उसकी जिम्मेदारी तो तुमने सासू माँ को सौंप दी है। ऐसे पैसे कमाने का क्या फायदा जो अपने खर्च के लिए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़े। नीलू जैसे ही जवाब देने को हुई, सासू माँ ने उसे सारे से रोक दिया। बिना बोले वो अपने कमरे में चली गई। राजेश को जब उसने यह बात बताई तो राजेश ने हंसते हुए बोला, मेरी भाभी बोल तो सही रही है। कुसुम भाभी की बात बिल्कुल सही है। तुम बैंक में कितने रुपयों को कैसे संभालती होगी। राजेश जोर जोर से हंसने लगा था। राजेश बोल, नीलू मैं भी सोच रहा था, कितनी सारे रुपए तुम कैसे संभालती होगी। इस पर नीलू पूरी तरह जल भुन गई और गुस्से में पलंग पर लेट गई और रोने लगी। राजेश को लगा अब मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। वो नीलू के पास गया और पलंग पर बैठकर नीलू का सर गोदी में रख लिया और उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछने लगा। अब तो नीलू और भी भावुक होकर रोने लगी। राजेश ने उसे चुप कराया और बोला, यार मैं तो मजाक कर रहा था कि शायद मेरी बात सुनकर तुम हंसते गोगी। मुझे नहीं पता था कि तुम भाभी की बात पर इतना जो दुखी हो जाओगी। तुम्हें भाभी की बात इतनी बुरी लगी है। राजेश ने नीलू को समझा बूझकर मान लिया था और मैं वादा किया आज वो उसे उसके घर मिलवाने लेकर जाएगा। बहुत दिनों से नीलू अपने पीहर नहीं गई थी, तो चलो आज तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने चलते हैं। ये सुनकर नीलू खुश हो गई। लड़कियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। पीर का नाम सुनते ही वो अपना दुख भूल जाती हैं और फिर सबसे मिलने की खुशी में वो मगन हो जाती हैं। राजेश बोला, मेरे दोनों प्यारे साले साहब के हालचाल पूछ कर आते हैं। उन दोनों भाइयों ने फिर कोई नई हरकत तो नहीं की है और दोनों में कितना सुधार हुआ है ये भी पता चल जाएगा। नीलू ने कहा कि हाँ, मैं माँ को फोन कर देता हूँ कि हम दोनों आ रहे हैं। राजेश ने मना कर दिया कि नहीं, पता लगते हैं कि वो दोनों सच में सुधार रहे हैं, सुधारने का नाटक कर रहे हैं। राजेश ने कहा तो नीलू बोली, नीलू वैसे भी तुम जब नौकरी पर जाने लगी हो तब से तुम्हारा ध्यान परिवार से हट गया है और दोनों भाइयों की जो अब खुली छूट मिल गई है। तुम्हें पता है भी है कि दोनों पापा से डरते जरूर हैं, लेकिन पापा उन्हें समझाने की बजाय उनकी पिटाई कर देते हैं और इसी डर के कारण तुम्हारी मम्मी और बहाने पापा को उनकी गलतियों की खबर तक नहीं लगने देती। यह उनकी सबसे बड़ी गलती है। नीलू ने कहा, सच में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं क्यों उन्हें खुद ही वे बिगाड़ रही हैं। माँ सोचती है एक कि वह पिता की मार से बचा रही है, लेकिन वह भूल जाती है कि मार से बचने के चक्कर में जो मन उनका भविष्य खराब कर रही है। बच्चों का मन तो कच्चा होता है, चिकनी मिट्टी के जैसे होता है। सही गलत का पता होने नहीं होता। जिद्दी स्वभाव के तो जो बच्चों का होता ही है, उन्हें समझना पड़ता है। थोड़ी सी लापरवाही उनका भविष्य खराब कर सकती है। राजेश बोल, नीलू तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर तुम्हारी मम्मी सारी बात तुम्हारे पापा को बता दे तो शायद वे दोनों सुधर जाएं, लेकिन चलो घर जाकर बात करते हैं। राजेश ने कहा, तुम भी व्यस्त रहती हो नीला, इस कारण वो भी लापरवाह हो गए होंगे। चलो आज शाम को मम्मी पापा से मिलकर आते हैं। राजेश कमरे से बाहर आया और अपनी माँ के पास बैठ गया और वहाँ से जाने के लिए जो अपनी माँ से पूछने लगा। सुशीला देवी ने कहा, अच्छी बात है, तुम दोनों जाना चाहते हो तो जो हो आओ। वैसे भी रूप की शादी होने वाली है तो घर में हजारों काम होते हैं।
कोई काम हो तो मदद के लिए पूछ लेना। श्याम बाबू भी अकेले ही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दोनों बेटे छोटे हैं, नहीं तो कुछ न कुछ मदद करते। तीनों बेटियां बड़ी होने से भी उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। समझी जी को 2 अधिकतर काम अकेले ही करने पड़ते हैं। सुशील जी बोली तो पहले नीलू काफी मदद कर दिया करती थी संदी जी की, लेकिन जब से इसकी नौकरी लगी है तो ये भी व्यस्त हो गई है। इसलिए राजेश बेटा, तुम जाओगे तो समझी जी से पूछ लेना। कोई काम है तो तुम्हें बता सकते हैं। नील और राजेश दोनों तैयार होकर चलेगा। बहुत दिनों बाद दोनों साथ में जा रहे थे। रास्ते में दोनों को साथ में काफी बातें करने का समय मिल गया। दोनों के नौकरी पेशा होने की वजह से आपस में बातचीत का समय बहुत कम मिलता था। वैसे भी पारिवारिक माहौल में आप अपनी जो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और परिवार में परिवार के तौर तरीकों के साथ ही चलना पड़ता है। नील और राजेश दोनों आज पापा की कर लेकर मिलने के लिए निकले थे। अभी घर से काफी दूर थे। तभी एक सिनेमा हॉल के बाहर से भीड़ निकलते हुए राजेश की निगाह नीला के दोनों भाइयों पर पड़ गई। जैसी राजेश ने नीलू को बताया, नीलू देखकर हैरान रह गई। सच में वे दोनों तो वैसे के वैसे ही हैं। नीलू जिस दिन घर गई थी उन्हें कितना समझाया था कि सिनेमा हॉल में जाकर अपना समय खराब मत किया करो। ये समय तुम्हारी पढ़ाई करने का है। थिएटर जाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। लेकिन शायद नीलू के दोनों भाइयों ने नीलू की बातों पर जो ध्यान नहीं दिया था या सुनकर भी अनसुना कर दिया था, नहीं तो वो इस समय सिनेमा हॉल के बाहर नहीं निकल रही होते। राजेश ने नीलू ने जो राजेश को कहा रोकने के लिए बोला और दोनों कर से नीचे उतर गए। बाहर निकलकर खड़े हो गए। नीलू अपने दोनों भाइयों के नजदीक आने का इंतजार कर रही थी। नीलू के दोनों भाई बेखबर आगे बढ़ते चले आ रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उनकी नीलू दीदी उन्हें यूं बीच सड़क पर खड़ी मिल जाएगी। बिना देखे ही दोनों भाई बातें करते हुए नीलू के पास से गुजर गए। थोड़ी दूरी पहुंचे थे कि नीलू ने दोनों को जो पीछे से एक एक थप्पड़ जड़ दिया। दोनों भाइयों ने गुस्से में जैसे ही पीछे देखा, अपनी बहन नीलू दीदी को देखकर दोनों ही हक्के बक्के रह गए। जब तक राजेश वहां पहुंचा तब तक नीलू ने उन दोनों को अच्छे से 3-4 थप्पड़ जड़ दिए थे। अचानक थप्पड़ों के भंवर से दोनों ही घबरा गए जैसे ही दीदी को देखकर। नीचे मुंह करते हुए दोनों भाई आगे वहीं खड़े हो गए, क्योंकि दोनों समझ चुके थे कि दीदी ने उन्हें सिनेमा हॉल से निकलते हुए देख लिया है और तभी दीदी ने थप्पड़ की बौछार कर दी है। राजेश ने आकर नीलू को चुटिया और बोला, नीलू ऐसे नहीं करते। तुम भी सड़क पर इन दोनों को ऐसे नहीं मार सकते हो। आखिर तुम्हारा भाई है। चलो तुम दोनों गाड़ी में बैठो, घर जाकर आराम से बात करते हैं। रास्ते भर नीलू दोनों पर खूब गुस्सा होती रही कि तुम दोनों ने तो मुझसे वादा किया था कि तुम आगे से सीना मन देखने नहीं जाओगे। तभी छोटा भाई बोला, दीदी बहुत दिन हो गए थे, भैया कह रहे थे चल चलते हैं। बहुत अच्छी फिल्म लगी है, बहुत मजे आएगा। तो मेरा मन भी जाने को करने लगा। दीदी हमें माफ कर दो। आप पापा से कुछ मत कहना, नहीं तो वो हम दोनों को बहुत मारेंगे। नीलू बोली, जब तुम्हें मार खाने से इतना ही डर लगता है तो तुम दोनों फिल्म देखने क्यों गए? दोनों भाइयों ने अपना मुंह नीचे किए हुए चुपचाप बैठे रहे। नीला ने छोटे भाई से उसका बैग मांगा, अपना स्कूल बैग मुझे दे। बहुत डरते डरते छोटे भाई ने अपना बैग नीलू को पकड़ा और रोने लगा।
नीला ने खोल कर देखा तो किताबों के बीच में कॉमिक्स रखी हुई थी। ये देखकर नीलू का पर हाई हो गया, लेकिन राजेश ने नीलू को समझाते हुए कहा, नीलू घर जाकर आराम से बात करते हैं, अभी शांति से बैठो। नीलू जैसे ही अपने पीहर पहुंची कर से उतरकर दोनों भाइयों को डांटे हुए अंदर आई, देखा तो कुछ मेहमान बैठे हुए थे। नलू उन दोनों को पहचान नहीं पाई। नमस्ते करके अंदर माँ के पास चली गई। फिर सरस्वती देवी ने बताया कि रूप की ससुराल से उसके देवर और ससुर जी आए हुए थे। उन्हें देखकर नील वो एकदम चुप हो गई। शायद श्याम बाबू ने अपनी बेटी और दामाद का परिचय उनसे करवाया। नीलू तो सरस्वती के पास चली गई और राजेश वहीं बैठक में सभी के साथ बैठकर बातचीत करने लगा। नीलू ने माँ को सारी बात धीरे धीरे बताई, लेकिन सरस्वती ने नीलू को ही डांटकर चुप कर कि घर में इतने मेहमान आए हुए हैं और तुम्हें ये सब फालतू की बातें सूझ रही हैं। पहले मेहमानों को जाने दे, फिर फालतू की बातें सुन लूंगी। अभी कुछ काम में मेरी थोड़ी मदद कर दे। रूप और देवी दोनों ही पीछे खड़ी नीलू दीदी की बात सुन चुकी थी। दोनों बहनें नीलों के पास आकर अपनी नीलू दीदी को उन्होंने नमस्ते कहा और इशारे से कहा, दीदी मत बोलो, मन को समझाने से कोई फायदा नहीं है। रूपा बोली, आप बहुत दिनों बाद आई हो दीदी, आप मेरे कमरे में चलो और जो कपड़े मैंने शादी के लिए खरीदे हैं प्लीज दीदी पहले आप देख लो। नीलू रूप के शादी के पहनने वाले कपड़े देखने रूपा के कमरे में चली गई। रूप ने बहुत सुंदर लहंगा चोली बनवाया था और बाकी साड़ियाँ भी बहुत ही खूबसूरत खरीदी थी। रूप ने लेन देन वाले कपड़े भी नीलू को दिखा दिए थे। सरस्वती अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाया और उसे बताया कि तेरे छोटे जीजाजी के भाई आए हैं। बैठक में उनके लिए चाय नाश्ता लेकर जल्दी। दोनों भाई बहुत खुश हो गए कि तब तो बात आई गई हो गई और कोई डांटेगा भी नहीं और नीलू दीदी तो कुछ देर बाद चली जाएगी। आज तो जान बच गई। सरस्वती देवी रसोई में खड़ी जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी ताकि रूपा की ससुराल वाले खुश होकर जाएं। श्याम बाबू बोल, राजेश घर परिवार में सभी कुशल मंगल से तो हैं। राजेश ने कहा, जी पापा जी सब कुशलता पूर्वक हैं। श्याम बाबू और राजेश आए हुए मेहमानों से बातचीत में व्यस्त थे। रूप के ससुराल से कुछ लोग आए हुए थे जो रूप और आकाश के संबंध में बातचीत कर रहे थे। रूप के ससुराल से आए सदस्यों के सामने हरि ओम और किशन के बारे में बात करना राजेश को बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, इसलिए राजेश चुप रह गया। उसने सोचा मेहमानों के जाने के बाद ही वो अपने ससुर से इस बारे में बात करेगा और दोनों बच्चों को समझकर जाएगा। वो इस तरह की हरकत दोबारा ना करें। अगर उसने उन्हें दोबारा सिनेमा हॉल के आसपास भी देखा तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। सरस्वती ने मेहमानों के लिए खाना भी तैयार कर दिया था। नीलू और देवी ने सभी मेहमानों को बड़े सलीके से खाना परोसा और सभी खाने का सामान बार बार पूछ रही थी। किसी की कटोरी में थोड़ी सब्जी देखकर नीलू तुरंत दोबारा कटोरी में सब्जी भर देती। इसी वो भगत को देखकर रूप की ससुराल वाले बहुत खुश हो रहे थे। सभी मेहमानों को खाना खिलाने के बाद सभी को मिठाई और सोप खाने को दी। उसके बाद सरस्वती और नीलू की बहनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। नीलू मन में सोचने लगी, वो माँ को आज की घटना के बारे में बताएं या नहीं बताएं। घर आए मेहमानों के सामने बात करते हुए उसे भी झिझक हो रही थी, इसलिए नीला ने कुछ नहीं बताया।
नीलू ने सोचा फिर किसी दिन मम्मी को अपने दोनों भाइयों की करतूत के बारे में बता देगी। आज तो वैसे भी दोनों डर कर बैठे हुए हैं, क्या पता मेरी आज की दात का दोनों पर कुछ असर हो जाए। नीलू यही सोचकर चुप रही, क्योंकि वह समझ चुकी थी मेहमानों के सामने माँ कोई नया बखेड़ा सुनने वाली नहीं है। इसलिए नीलू ने शांत रहना सही समझा, क्योंकि पारिवारिक बातें अगर परिवार के बाहर जाती है तो बदनामी का कारण बन जाती है। इसलिए घर की बातों को घर में ही सुलझाया जाता है। नीलू के छोटे भाई हरी और किशन दोनों बहुत खुश हो रहे थे कि आज वो दोनों बच गए। अगर घर में मेहमान नहीं होते तो नीलू दीदी पापा से सारी बात बताती और फिर पापा फिर उनकी जमकर पिटाई करते। दोनों मनी मन खुश हो रहे थे। आज तो बाल बच्चे सरस्वती जी ने खाना खाने के बाद बढ़िया से चाय तैयार की और रूपा को भेजो कि सभी को चाय देकर आओ। रूप सभी के लिए चाय लेकर बैठक में गई और नीलू नमकीन और भुजिया और बिस्किट लेकर मेहमानों के सामने रख दिए। रूप के ससुर बोले, अरे बिटिया, या अभी तो खाना खाया है और अब खाने की इच्छा नहीं है। तो वह कहने लगी, आप चाहे तो जरूर पंगे। नीलू ने कहा तो तभी घर में जो फोन की घंटी बाजी, फोन नीलू ने ही उठाया था। फोन सासू माँ का था। उन्होंने बताया कि उनके बड़े पोते को किसी स्कूटर ने टक्कर मार दिए और तुम लोग जल्दी वापस आओ। उसको काफी चोट आई है और हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ब्रिजेश भी घर पर नहीं है। तुम्हारे पापा भी घूमने के लिए गए हुए हैं, इसलिए मैं और कुसुम उसे रिक्शा पर बैठकर हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तुम लोग भी सीधे तुरंत अस्पताल पहुंच जाना। ये सुनते ही नीलू अपने घर जाने के लिए तुरंत तैयार हो गई। उसने राजेश को अंदर बुलाकर सारी बात बताई। राजेश और नीलू अपने मम्मी पापा से जाने के लिए इजाजत मांगी। श्याम बाबू ने दोनों को तुरंत जाने के लिए बोल दिया। उन दोनों को वापस जाते देखकर हरी और किशन दोनों फूल नहीं समा रहे थे और दोनों चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहे। नीलू राजेश के जाने के बाद ही वो अपने कमरे से बाहर आए। नीलू और राजेश सीधे अस्पताल पहुँचे और देखा अनिरुद्ध को काफी चोटें आई हुई थी। ईश्वर की इतनी कृपा थी कि और पैर में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था। अनिरुद्ध वैसे भी बहुत मजबूत और स्वस्थ लड़का था। वो खुद अपना बहुत ध्यान रखता था। रोज रनिंग करना, एक्सरसाइज करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था, लेकिन उसकी दादी और मम्मी थोड़ा सा खून बहता देखकर घबरा गई थी, इसलिए उसे अस्पताल लेकर पहुंच गई। डॉक्टर ने थोड़ी मलहम पट्टी करने के बाद उसे घर भेज दिया। नीलू राजेश के जाते ही हरी और किशन दोनों भाई आपस में बातें करने लगे। किसान बोल, भाई कुछ भी हो, आज तो हम बाल बच्चे हैं। अगर कहीं नीलू दीदी हमारे बारे में बता देती तो मेहमानों के सामने ही हमारी जमकर धुनाई हो जाती। आज तो ईश्वर ने हमारी जान बचा ली। शायद ईश्वर हमें सुधारने का मौका दे रहे हैं। कृष्ण ने कहा, हरी भाई, अब मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगा। मैं तो अपनी सारी कॉमिक्स भी निकलकर बाहर फेंक दिए हैं, क्योंकि दीदी ठीक कह रही है। अगर हम अभी से ध्यान पढ़ाई पर नहीं देंगे तो कल हम बड़े आदमी नहीं बनेंगे और हमें कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। जीजा जी को देखो, कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं और कितनी अच्छी जगह उनकी सरकारी नौकरी लगी है। इस और बोल, हरी भाई, मैं तो आज से ही प्रण कर लिया है। मैं कभी भी सिनेमा हॉल नहीं जाऊंगा और ना ही इधर उधर बैठकर ताश खेलूंगा। मैं तो अपनी सारी बुरी आदतें धीरे धीरे छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे तो
अपने जीजू जैसा बड़ा आदमी बनना है। अगर अभी से हम पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तभी तो बोर्ड की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे। नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। किशन ने कहा, भाई, मुझे तो अपनी दीदी और राजेश जीजू से भी डर लगने लगा है। पता चले कभी ऑफिस से आते हुए हमें सिनेमा हॉल से देख लिया तो वहीं जूता उतार कर मारना शुरू न कर दें। नीलू दीदी का तो कोई भरोसा नहीं। अगर दीदी को कुछ गलत लगा तो वो तो बीच सड़क पर ही हमें मारना शुरू कर देंगी और मुझे मार खाते हुए शर्म आती है। किस्तान फिर बोला, भाई, अच्छा नहीं लगता। हम इतनी बड़ी कक्षाओं में आकर भी गलतियां करेंगे। अपनी गलतियों पर मार खाएंगे तो कल हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। भाई, हम पर सभी लोग हंसेंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे। हमें अपने अंदर सुधार तो लाना पड़ेगा। भाई, तुम्हें भी सुधारना है तो सुधारो, नहीं सुधरना है तो मत सुधरो। मैं तो भाई अब सुधर रहा हूँ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। हरि बोल कृष्ण। सभी बड़े लोगों को बच्चों को मारकर बहुत खुशी मिलती है। वो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि बीच सड़क पर बच्चों को अचानक थप्पड़ मुंह पर मार देना बच्चों के मन को कितना दुखी करता है। बच्चों को कितना बुरा लगता होगा। किशन बोला, लेकिन भाई, गलती हमारी थी तो हमने थप्पड़ खाई, लेकिन मैं आगे ये गलती नहीं करना चाहता। भाई, आप भी सारी बुरी आदतें छोड़ दो। हमारे अच्छे भविष्य के लिए यही ठीक रहेगा। देखो, मैं आपसे छोटा हूँ, फिर भी मुझे नीलू दीदी की सारी बात समझ में आ गई है। पता नहीं क्यों आपको नीलू दीदी की बातें समझ में क्यों नहीं आ रही है। बचपन की बुरी आदतें लड़कपन में और बढ़ जाती हैं, इसलिए हमें अपनी गलतियों को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। सरस्वती अपनी बेटी रूप के विवाह की तैयारी में व्यस्त हो गई थी। देवी को रूप की शादियों पर फल लगाने का काम सौंप दिया गया था। देवी को वैसे भी सिलाई के काम पसंद नहीं थे, लेकिन अपनी बहन की शादी में वो पूरा सहयोग दे रही थी। रूप के सभी कपड़ों की सिलाई और उसकी साड़ियां में फल देवी अपने हाथों से लग रही थी। रूप के जितने भी सलवार कुर्ते और दुपट्टे बनाए गए थे, उन सब पर देवी और रूप ने अपने हाथों से कढ़ाई की थी। लेकिन रूप का हाथ कढ़ाई में बहुत अच्छा था। रूप अपने हाथों से कढ़ाई करती तो उसे कपड़े में 4 चांद लगा देती। रूप ने अपनी बहुत सारी शादियों पर अपने हाथों से कढ़ाई की थी। रूप के हाथ में बहुत सफाई थी, इसलिए उसकी कलाई कढ़ाई जो दिखने में बहुत सुंदर लगती थी। उसकी कढ़ाई बहुत ही खूबसूरत थी और सूरत कढ़ाई की गई साड़ियां देखकर तो हर कोई हैरान रह जाता था। कुछ पर मशीनी कढ़ाई करी गई थी। सभी पोजीशन को दोनों बहनों ने मिलकर तैयार किया था। दोनों बहनें इतनी हुनरमंद थी कि विवाह के जितने भी जोड़े थे, उन दोनों ने मिलकर तैयार कर लिए थे। सरस्वती अपनी बेटियों की मेहनत और हुनर को देखकर हमेशा खुश होती रहती थी कि मैं अपनी बेटियों को योग्य बनाने में सफल रही। देवी ने अपनी बहन को बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां अपने हाथों से तैयार करके दी थी। एक साड़ी पर उसने बहुत सुंदर कढ़ाई करके बनाई थी और एक साड़ी उसने अपने हाथों से पेंटिंग करके तैयार की थी, ताकि उसकी बहन अपनी ससुराल में जब भी वो साड़ियां पहने तब अपनी छोटी बहन को जरूर याद करें। रूप की शादी के लिए सिर्फ एक लहंगा बाहर से रेडीमेड आया था। बाकी जो सब पेटी में जाने वाले सामान में उन दोनों बहनों के हाथ से बने हुए बहुत सारी चीजों से भर दिया गया था। रूप के हाथ से बने हुए कई तरह के कुशन कवर थे। सोफे कवर भी देवी ने क्रोशिया करके अपने हाथों से बनाई थी।
6 पलंग की चादर खुद अपने हाथों से कढ़ाई करके तैयार की थी। अनगिनत सामान जो सजावट का था, दोनों बहनों ने गर्मियों की छुट्टियों से मिलकर तैयार किया था। वो सारा सामान भी रूप की पेटी में रख दिया गया। दोनों बहनों का हुनर उनके द्वारा बनाए हुए सामान में साफ नजर आता था। सरस्वती ने अपने तीनों बेटियों के घर का सारा काम खुद सिखाया था। तीनों बेटियों को सारा काम सिखाया। अपनी बेटियों को घर संभालना, अच्छा व्यवहार और अच्छे संस्कार, रीति रिवाज को कैसे निभाना है। धर्म कर्म सीखने में पढ़ाई से भी ज्यादा ध्यान सरस्वती ने रखा था। बेटियों को बहुत ही गुणवान बनाया था। दोनों बहनें संस्कारी और पढ़ी लिखी थी। पाक कला में भी दोनों बहनें निपुण थी। सरस्वती ने दोनों को ये बात अच्छी तरह समझा दी थी। हर किसी को खाने का स्वाद याद रहता है। अगर खाना स्वादिष्ट बनाया जाए तो लोग हमेशा याद रखते हैं और आपको जो हमेशा तारीफ मिलती है। इसलिए इस सरस्वती ने अपनी दोनों बेटियों को घर के कामकाज, पढ़ाई के साथ साथ जो सिखा दिए थे ताकि उन्हें अपनी गृहस्थी संभालना मुश्किल ना लगे। अपने घर को अच्छे तरीके से रखरखाव। सरस्वती की सोच तो यही थी, लड़कियां कितना भी पढ़ जाए लेकिन घर का काम लड़कियों से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। एक नई ही अपने घर परिवार की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से, सम और समझदारी के साथ निभाती है। एक औरत ही अपने घर को स्वर्ग बना देती है। घर गृहस्थी में छोटे मोटे काम खुद करने से कई बार थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। सरस्वती ने दोनों को सिलाई और कढ़ाई के साथ साथ स्वेटर बनाना, क्रोशिया चलाना सिखा दिया था। सरस्वती ने दोनों को सभी काम इसलिए सिखा दिए थे कि वह बाहर से कुछ भी रेडीमेड खरीदने में पैसा खराब ना करें। दर्जी के पास जाकर कपड़े सिलवाने में बहुत पैसे लगते हैं। अगर दोनों बहनें अपने घर में कुछ कपड़े खुद सिलाई कर लेती हैं तो घर गृहस्थी में थोड़ी मदद मिल जाएगी। कुछ पैसे की बचत भी होती रहेगी। पहले समय में माँ अपनी बेटियों को सर्वगुण संपन्न बनाने में ही लगी रहती थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कुछ न कुछ हुनर सीखना, जो उन्हें जरूर समझ जाती थी कि जरूर कुछ सीखना चाहिए। घर के कामों को तरीके से करना चाहिए। घर को सलीके से सजाकर रखना चाहिए। ये गुणवान बहू और बेटियों की पहचान होती है। सरस्वती की सोच कुछ हद तक सही भी थी। नीलू की शादी जल्दी करने के कारण नीला को ठीक से कुछ भी नहीं सिखा सकी थी और इसलिए नीलू को ससुराल में खाना बनाने में और घर के कामकाज करने में बहुत परेशानी हुई थी। धीरे धीरे वो सीख तो गई, लेकिन अगर उसकी शादी जल्दी ना की होती तो सरस्वती उसे सारे काम तो जरूर सिखाती और उसे अपने ससुराल में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। सरस्वती सोच रही थी, नीलू को अपनी जेठानी की कितनी कड़वी बातें भी उसे सुनाई पड़ी थी कि उसे कुछ नहीं आता, और सच में नीलू को बहुत काम आता था। नीलू का सारा ध्यान तो पढ़ाई में लगा रहता था। सरस्वती उसे सिखाती तो कैसे सिखाती, उसे तो किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। सरस्वती माँ में सोच रही थी, वो तो शुक्र है भगवान का कि उसकी सासू माँ सुशीला देवी बहुत अच्छी महिला है। उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह सारा काम धीरे धीरे सिखा दिया। अगर नीलू पहले सीख लेती तो अपने गृहस्थ को सुचारू रूप से संभाल लेती और अपनी जेठानी कोम की कड़वी बातें सुनने से बच जाती। सरस्वती ने अपने पति श्याम बाबू को बताया कि आज शाम आपके बड़े भाई गांव से आने वाले हैं। उनका फोन आया था, शायद उन्हें कोई जरूरी काम है, तभी जेठ जी खुद आ रहे हैं। सरस्वती ने पूछा, क्या जेठ जी को कोई जरूरी काम है? नहीं तो
ऐसे अचानक तो वो कभी नहीं आते। लेकिन सरस्वती और श्याम बाबू दोनों ही सोच कर परेशान हो रहे थे। आखिर क्या काम है? श्याम बाबू को याद आया क्योंकि उनके बड़े भाई क्यों आ रहे हैं, क्योंकि श्याम बाबू ने अपने बड़े भैया को जनार्दन, जो बड़े भैया जनार्दन से रूप की शादी के लिए कुछ रुपयों की मदद मांगी थी। हो सकता है वो रुपए देने आ रहे हो। श्याम बाबू सो रहे थे क्योंकि वह रुपयों का इंतजाम हो गया होगा। तभी बड़े भैया अचानक से आ रहे हैं। उन्हें भी तो पता है, आखिर बिटिया की शादी है, कितने खर्च होते हैं। चलो बड़े भाई से कुछ मदद मिल जाए, रूप की शादी में कुछ मदद मिल जाएगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। श्याम बाबू ने खुद जाकर दरवाजा खोल देखा तो बड़े भाई सामने खड़े थे। श्याम बाबू ने बड़े भाई के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और अंदर आने के लिए कहा। बैठक में बैठकर दाना भाई बात करने लगे। सरस्वती जी जेठ जी के चरण स्पर्श करके चाय बनानी चली गई। सरस्वती ने चाय देकर अपने काम में लग गई। दोनों भाई बैठे बातें करते रहे। उनके बड़े भाई जनार्दन ने बताया कि वह रूप की शादी में मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी इस बार जो फसल कुछ खास नहीं हुई है। उनके पशु गाय और भैंस बीमारी में जो बीमारी चल रही है, इसलिए इस बार पैसों की कोई मदद नहीं कर पा रहे और यह बातें फोन पर बताना नहीं चाहते थे, इसलिए अचानक आने का प्रोग्राम बनाया ताकि कोई और सुझाव या सलाह लेकर इस परेशानी का हल निकाला जाए। जनार्दन जो बोले, एक सुझाव मेरे पास है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। अगर तुम अपनी गांव वाली जमीन बेच दो तो रुपए का इंतजाम हो सकता है। इस बार मेरे पास पैसों की बहुत कमी है। नहीं तो मैं तुम्हें गांव की जमीन बेचने के लिए नहीं कहता। मेरा इस वक्त जो आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब चल रही है, मनोज भी कोई काम धंधा नहीं कर रहा और पढ़ाई के नाम पर पैसे खराब कर रहा है। तब जनार्दन ने आगे का तुम्हारी जमीन आखिर किस्त काम आए, किस दिन काम आएगी। श्याम भाई, बेटियों के ब्याह करना कोई आसान काम नहीं है। मैं तुम्हारी किसी और तरीके से मदद नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं जो बात तुम्हारी जमीन की अच्छी कीमत तुम्हें दिलवा सकता हूँ। श्याम बाबू ने कहा, भाई अगर हम गांव की जमीन को बेच दे तो गांव में तो हमारी थू थू हो जाएगी। गांव के सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अभी तक तो गांव में सभी यही लगता है। मैं शहर में बहुत अच्छे से रहता हूँ और पता नहीं कितने बड़े पद पर नौकरी करता हूँ। बहुत अच्छी तनख है, मुझे हर महीने मिलती होगी। लेकिन भाई जी, सच तो आपको भी पता है, शहर में रहना कितना मुश्किल काम है। शहर में सारी चीज माल की होती हैं। सब्जी, दूध, घर का किराया, बिजली का बिल, सब कुछ देने के बाद पैसे बचाना मुश्किल होता है और जो बचता है वो बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। श्याम बाबू बोले, लेकिन भाई जी चलो, गांव में एक भ्रम तो बना हुआ है। हम पैसे वाले हैं, हम अच्छी नौकरी पर हैं और अच्छी नौकरी कम पर काम कर रहे हैं। इतनी ही इज्जत काफी है गांव में। लेकिन पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। बेटियों की शादी में बहुत पैसे खर्च होते हैं। कितनी भी साधारण तरीके से शादी की जाए, लेन देन की तैयारी निभाते हुए काफी खर्चा बैठ जाता है। बारातियों की खातिरदारी अलग अच्छी ना हो तो बेटी को सारी जिंदगी तान सुना पड़ता है। बड़े भाई की बातें सुनकर श्याम बाबू फिर से सोच विचार में डूब गए कि पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। इस वक्त गांव की जमीन बेचना सही फैसला होगा। उधर कुसुम ने धीरे धीरे अपने पति को समझ लिया। ब्रिजेश भी कुसुम की बातें समझ गया।
अब वो अपने ऑफिस में अधिक से अधिक काम करने लगा। जब भी पदोन्नति के लिए कोई भी परीक्षा होती वो सारी परीक्षाएं देने लगा। कम भी अब बहुत खुश थी। चलो उसके पति ने कम से कम उसकी बात तो मनी। कुसुम की भाभी उसे सारी सलाह देती रहती थी। अपनी भाभी के सलाह मानकर ही कुसुम सारे काम करती थी। कुसुम के बच्चे बड़े हो रहे थे। अनिरुद्ध और अविनाश दोनों भाई पढ़ने में होशियार थे। सुशीला देवी उनकी पढ़ाई का पूरा ख्याल रखती थी। कुसुम तो आपने सिर्फ चालबाजी में लगी रहती थी, लेकिन सुशीला देवी अपने पोते अनिरुद्ध और अविनाश की पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान देती। सुशीला देवी अपने दोनों पोतों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उत्साहित करती रहती थी। कुसुम बड़ी चालाकी से अपना सारा काम कर रही थी और उसकी योजना धीरे धीरे सफल हो रही थी। दोनों बच्चे भी बोर्ड के एग्जाम इसी साल खत्म हो जाने थे। बड़े बेटे की 12वीं के एग्जाम थे और छोटे के 10वीं की परीक्षा थी। कुसुम जानती थी यहाँ से जाने का इससे सुंदर सुनहरा मौका उसे नहीं मिलेगा। बेटा तो 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दूर शहर जाएगा ही जाएगा। अगर छोटे बेटे का एडमिशन 11वीं कक्षा में हो गया तो 2 साल के बाद यहाँ से ही निकलना मुश्किल हो जाएगा। कुसुम ने बहुत ही सूझबूझ के साथ सारा काम कर रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। उसे यहाँ से अलग आजादी में रहना, अपने माँ का खाना पहनना है और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना है। कुसुम ने अपने पति ब्रिजेश को साफ शब्दों में कह दिया था कि अब उसका पद और तनख्वाह दोनों बढ़ाना जरूरी है। हमारा बड़ा बेटा कुछ समय बाद कॉलेज में जाएगा तो उसके खर्च बढ़ जाएंगे। तुम्हें तो पता है ब्रिजेश, आजकल कॉलेज की फीस कितनी बढ़ गई है, और अगर हमारा बेटा किसी अच्छे प्रतिष्ठित मसूर यूनिवर्सिटी से डिग्री करता है तो उसको आगे इसका फायदा मिलेगा। अच्छे कॉलेज से डिग्री करने पर नौकरी के अच्छे अवसर मिलते हैं। कुसुम बोली, दोनों बच्चों के खर्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आगे हम इनकी डिग्रियां भी करनी है और शादी ब्याह के लिए भी पैसा जोड़ना है। तो कुसुम ने फिर आगे का, तो मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ब्रिजेश ने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूँ कुसुम, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा प्रमोशन हो जाए और मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाए, और वैसे भी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हमें आने वाले समय में ज्यादा पैसों की आवश्यकता होगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कम सिर्फ घर में रहने से सुख के चक्कर में मैं बहुत सारे उन्नति के अवसर छोड़ दिए, लेकिन अब नहीं। अब अपनी पदोन्नति के लिए अवसर जरूर मैं प्रयास करूंगा ताकि मुझे अवसर मिले। यदि मेरी जो प्रमोशन के लिए मुझे दूसरा शहर भी जाना पड़ा तो मैं स्वीकार करूंगा। यह सुनकर तो कुसुम बहुत खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी, अब जाकर मेरी बात समझ में आई है। कुसुम ने राहत भरी लंबी सांस ली और अब उसे विश्वास हो गया कि ब्रिजेश अपनी पदोन्नति के लिए कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देगा। उधर नीलों के घर में रूप के विवाह की तैयारी शुरू हो गई थी। नीलू को कुछ दिन के लिए अपनी माँ सरस्वती ने आने के लिए बोला था और उसकी सासू माँ ने भी फोन किया था कि नीलू को कुछ दिनों के लिए प्यार रहने भेज दो, लेकिन नील को अपने बैंक से छुट्टी नहीं मिल रही थी। इसलिए उसने अपनी मंत्र सरस्वती को पीहर आने के लिए मना कर दिया। सरस्वती ने कहा, नीलू तुम जहाँ से ऑफिस जा सकती हो और शाम को दफ्तर से थोड़ा जल्दी निकाल लिया करना, दोनों काम हो जाएंगे। नीलू बोली, मम्मी पहली बात मेरा ऑफिस आपके घर से बहुत दूर पड़ता है और दूसरा मुझे रोज जल्दी आने का समय नहीं मिलेगा।
ऑफिस आने और जाने का टाइम फिक्स होता है और सही समय पर ऑफिस पहुंचना होता है। माँ, मुझे बैंक से छुट्टी तो नहीं मिल सकती, लेकिन शाम को मैं जरूर चक्कर लगा लिया करूँगी। कुछ काम तो मैं आपके शनिवार इतवार में भी पूरे करवा दूंगी। 2 दिन मेरी छुट्टी होती है और कुछ कामों में राजेश भी आपकी मदद करवा देंगे। मिलजुल कर सारा काम हो जाएगा। सरस्वती जी बोली, ठीक है बिटिया, तू शाम को आ जाया करना, जो थोड़ा बहुत कम होगा वो करवा देना। वैसे तो सारी तैयारियां हो चुकी है। तुम्हारी ताई जी भी गांव से आ गई है, थोड़ी बहुत मदद वो भी कर देगी। तुम्हारी शादी में मैं और तुम्हारी ताई जी ने ही हमारी कितनी मदद की थी। हम दोनों ने मिलकर सब संभाल लिया था। नीलू बोली, हाँ माँ, सच में ही ताई जी ने तो रसोई में कितना कितना काम संभाल लिया था और विवाह संबंधी रीति रिवाज रस्मों को बहुत अच्छे से निभाया था। नीलू बोली, माँ आपको रुपए पैसे की आवश्यकता हो तो बता देना, मैं कुछ पैसे जोड़ रखे हैं। सरस्वती, नहीं बिटिया, लड़कियों से पैसे लेकर मैं नरक में नहीं जाऊंगी। ईश्वर ऐसा मौका मुझे कभी ना दे, मुझे अपनी बेटियों से उधार लेना पड़े। ईश्वर मेरी बेटियों को अपने ससुराल में सदा सुखी रखे। भगवान ने तेरी शादी में भी पैसों का इंतजाम कर दिया था, अब रूप की शादी में भी कराई ही देगा। सरस्वती बोली, नीलू, सबका अपना अपना भाग्य होता है। रूपा के भाग्य में जो होगा वो उसे मिल जाएगा। लेकिन गांव की जमीन बेचने वाली बात सरस्वती ने नीलू से छिपा ली थी। सरस्वती बोली, बेटियों को तो देने का निक होता है, बेटे से पैसे नहीं लिया करते बहन, और बेटियों को देना चाहिए। हमारी तो यही परंपरा है। जीते जी मैं तो परंपरा नहीं बदलने वाली हूँ, और आने वाले समय में जो बदलाव होंगे मुझे उसमें कोई मतलब नहीं है। नीलू, मैं जानती हूँ बेटा, अब जमाना धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन बेटी हमारे जो संस्कार हैं, मैं उनमें ही विश्वास रखती हूँ। नीलू बोली, कोई बात नहीं मन, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को तो उपहार दे सकती हो कि उसको भी कुछ नहीं दे सकती। सरस्वती ने कहा, बिल्कुल तुम्हारी छोटी बहन है, तुम उसे जो चाहे देना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। बहनों का अपना व्यवहार है। तुम दोनों बहनें आपस में एक दूसरे से लेन देन और आना जाना और व्यवहार कैसे रखते हो, ये तुम दोनों का निर्णय नीलू बेटा। ये तो तुम दोनों बहनों का आपसी प्यार और व्यवहार है कि तुम बहाने अपने घर में एक दूसरे को बुलाओ, एक दूसरे के घर आओ जाओ और एक दूसरे से प्यार में रिश्ता निभा। मुझे उससे कई ऐतराज हो सकता है। आपस में एक दूसरे का व्यवहार बनाए रखने में तुम दोनों की ही भलाई है। मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि मेरी दोनों बेटियां कितनी मिलजुल कर अपने रिश्ते निभा रही हैं। नीलू अब कुछ दिनों से रोज शाम को अपनी सासू माँ के साथ अपने पीहर चली जाती थी और रात को राजेश उन्हें वापस लेकर आता था। कुसुम को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था। अब वो घर में अपने कमरे में अकेली बैठी घंटे अपनी भाभी से बातें किया करती और भाभी की सिखाई विद्या को वह अपने लगी थी। कुसुम के दोनों बेटे सुशीला देवी की परवरिश की वजह से अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाते थे। माँ की फिजूल की बातें उनके लिए उसकी बच्चों के पास वक्त नहीं था कि वो अपनी माँ की फिजूल की बातों पर ध्यान दें। उनकी दादी ने उन्हें बहुत अच्छे से समझा दिया था, पढ़ाई लिखाई जीवन में क्या महत्व होता है और एक अच्छे पद को प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। उधर नीलू के घर में ताऊजी इन्हें पैसों का इंतजाम के लिए मना कर दिया था। श्याम बाबू ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए मना कर दिया। सरस्वती और श्याम बाबू अब सो रही थी।
पैसा का इंतजाम कहाँ से होगा। लेकिन तभी बड़े भाई जनार्दन ने श्याम बाबू को एक सलाह दी कि अपनी जमीन मेरे दोस्त के पास कुछ समय के लिए गिरवी रख दे, और जब पैसे हो तब छुड़ा ले, या गांव में नहीं रहता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसके पास जमीन गिरवी रखी है। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और रुपए लौटाने का समय भी मिल जाएगा। जनार्दन जी आगे बोले, विवाह के बाद तो धीरे धीरे पैसे वापस कर देना और अपनी जमीन वापस ले लेना। बड़े भाई का सुझाव श्याम बाबू को सही लगा और उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा, भाई साहब आप आगे बात चलाइए। ये सूझ मुझे आपका अच्छा लगा और ऐसा करने से मेरी इज्जत भी बनी रहेगी और मेरा काम भी चल जाएगा। बाकी मैं धीरे धीरे पैसे वापस करके अपनी जमीन वापस ले लूंगा। अगले दिन तूजी वापस गांव चले गए और पैसे का इंतजाम करके वापस आ गए। सरस्वती देवी भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि हे ईश्वर तूने समय पर उनकी मदद कर दी। जमीन भी नहीं गई और बेटी के विवाह के लिए पैसों का इंतजाम भी हो गया। श्याम बाबू के बड़े भाई पर बड़ा विश्वास था, उन पर वो बड़ा सा करते थे कि सारा काम जो उन्होंने उन्हीं को सौंप दिया। जमीन के कागज भी उन्हीं को दे दिए और लेन देन के व्यवहार पर ताऊ जी के हस्ताक्षर भी करवा दिए। दोनों भाइयों का एक दूसरे पर टूट विश्वास था, इसलिए शक्ति तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सुशीला देवी ने आज शाम को जाने से मना कर दिया। बोली कि आज नीलू तुम और राजेश चली जाओ। सुनो आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, बैंक बंद रहेगा और इतवार की छुट्टी है। तुम दोनों 3 दिन वहीं रुक जाना, मेरी समझनन जी को अच्छा लगेगा। आखिर नीलू तुम्हारी छोटी बहन का विवाह है, बड़ी बहन का फर्ज तुम्हें निभाना चाहिए और तुम उसकी मदद कर सकती हो। विवाह के कार्यों में वो जरूर करना, शादी में तुम्हें परिवार सहित पहुंच जाऊंगी। नीलू को अपनी सासू माँ की यही बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो दूसरे की परेशानी भी समझती थी और सही समय पर सही निर्णय लेना उनको बहुत ही अच्छे से आता था। श्याम बाबू ने सुशीला देवी को फोन करके बताया कि समधन जी आपके पूरे परिवार के साथ ही शामिल होना है। आप पूरे परिवार को लेकर विवाह में शामिल होइएगा। सुशीला देवी बोली, समधी जी यह कोई कहने की बात है, आपका स्नेह पूर्ण निमंत्रण मिला, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके समधी जी और मैं पूरे परिवार के साथ आएंगे। श्याम बाबू बोल, समधन जी फिर तो विवाह की रौनक ही बढ़ जाएगी। सुशीला देवी बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। वो अपने बहू नीलू को बेटे की तरह प्यार करती थी। प्यार तो वो अपनी बड़ी बहू कुसुम से भी बहुत करती थी, लेकिन कुसुम का कड़वा सच स्वभाव सुशीला देवी के मन को नहीं जीत पाया था। लेकिन नीलू का सरल स्वभाव सुशीला देवी के मन को भा गया था। शांत सौम्य व्यवहार और संस्कार सुशील जी के मन को मोह लेते थे, जबकि बड़ी बहू को आए वे कुछ कितने साल बीत गए थे, बच्चे भी हो गए थे, लेकिन उसका कड़वा स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। सुशील जी को पता था कि नीलू कोई छोटी बहन का विवाह, इसलिए उन्होंने नीलू को कई दिन पहले उसके पीर भेज दिया था। नीलू बड़ी खुश थी। उसकी सासू माँ ने 3 दिन के लिए उसे अपने पीर में रहने को भेज दिया। सासू माँ की समझदारी से नीलू को अपनी बहन की शादी में सहयोग करने का समय मिल गया, नहीं तो नीलू ऑफिस और घर के चक्कर में फंसी रह जाती और अपनी छोटी बहन की शादी में इतना समय नहीं दे पाती। नीलू अपने पीहर जाकर रूप की शादी के काम में इतनी व्यस्त हो गई कि फिर से उसे अपने भाइयों से उसे दिन के बारे में कोई बात नहीं कर पाई और वो दोनों फिर बच गए।
इस बात से हरी मनी मन बहुत खुश था कि दीदी उसे दिन की सारी बातें भूल गई। किशन में तो थोड़ा सुधार होना शुरू हो गया था, लेकिन हरी में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था। घर में विवाह कार्यक्रम हो गए। पैसों का इंतजाम हो जाने से श्याम बाबू और सरस्वती ने शगुन महसूस कर रहे थे। गांव की जमीन भी नहीं थी, सिर्फ कुछ समय के लिए गिरवी रख दी गई थी, इसलिए पैसों का इंतजाम हो गया था। श्याम बाबू ने गिरवी जमीन को छुड़ाना आसान होगा, लेकिन अगर बेच देते तो दोबारा जमीन खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता। ना जमीनों के रेट ना आकाश को छू रहे हैं। दोनों पति पत्नी यही सोचकर खुश हो रहे थे कि उनके बड़े भाई जनार्दन ने उनकी समय पर मदद करके बड़े भाई का फर्ज निभाया, जबकि असलियत तो कुछ और थी। इस असलियत से श्याम बाबू और सरस्वती दोनों अभिनगर थे। रूप के विवाह की तैयारी ताऊ जी ने खुद की थी। हलवाई से सारा काम अपनी निगरानी में करवा रही थी। कई तरह की मिठाई बनवा रहे थे और उन्हें भंडार घर में रखवा भी रहे थे। अतिथियों को दिए जाने वाले डिब्बे भी बांधकर रखने जा रहे थे। सारे काम बड़े भाई जनार्दन ने अपने हाथों में संभाल रखा था। श्याम बाबू तो सिर्फ बारातियों के स्वागत की तैयारी कर रही थी। रूप वैसे तो रूप बांधती, लेकिन दोनों बहनें नीलू के आगे काम ही थी। नीलू की सुंदरता के आगे दोनों बहनों की सुंदरता कम नजर आती थी। नीलू आज बहुत अच्छी तरह तैयार हुई थी। आखिर उसकी छोटी बहन की शादी थी और तैयार होना बनता था, और नीलू बहुत सुंदर लग रही थी। लाल बनारसी साड़ी, कानों में सुंदर झुमकी और गले में बहुत ही सुंदर सोने का हार पहना हुआ था। चूड़ियां से दोनों हाथ भरे हुए थे। उंगलियों में सुंदर अंगूठियां और माथे पर टिका उसकी सुंदरता को जो बढ़ा रहा था। राजेश ने उसे बहुत दिनों बाद ऐसे सुंदर सजे हुए देखा था। वो उसे शरारत भरी निगाहों से देख रहा था। दोनों ही इशारों में एक दूसरे की आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। तभी देवी ने आकर नीलू से कहा, देखो दीदी, आप तो रूप कितनी सुंदर लग रही है। देवी नीलू को देखकर बोली, और आप भी कितनी सुंदर लग रही हो दीदी। दुल्हन के लाल जोड़े में रूप की सुंदरता में भी 4 चांद लगा दिए थे। खूबसूरत गहने कपड़े पहनकर रूप बहुत सुंदर लग रही थी। विवाह के समय लड़कियों पर वैसे ही रंगर जो रूप का रंग छा जाता है। ईश्वर की कृपा होती है। साधारण लड़की विवाह के मंडप में दुल्हन का लिबास पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगती है। रूप भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेहरूना साड़ी और उसे पर एक बड़ी ओढ़नी ओढ़ रखी थी। हाथों में बहुत ही खूबसूरत चूड़ियां, माथे पर टिका, गले में बहुत ही सुंदर सी छोटी बड़े हार पहन रखे थे। आज रूप के रंग रूप में निखार नजर आ रहा था। रूप बेहद खूबसूरत लग रही थी। रूप जब तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो सरस्वती अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर सरस्वती की आंखें भर आई। रूप ने जब अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो उसकी भी आंखें नम हो गई। ये देखकर नीलू ने थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए नीलू ने हंसते हुए कहा, रूप माँ को देखकर दुखी मत हो, यह इसकी खुशी के आंसू है। मेरे विवाह के समय भी बारे थे। ये सुनकर तीनों बहनें हंसने लगी। भावुक माहौल को नीला ने अपनी बातों से सहज बना दिया था। तभी सरस्वती ने कहा, आज तो मेरी बेटी किसी अप्सरा से काम नहीं लग रही। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगी और अपनी आंख से काजल की उंगली में लेकर उन्होंने जो कानों के पीछे रूप के लगा दिया,
और उसका माथा चमकता उसे आशीर्वाद देने लगी। सरस्वती बोली, बस अब देवी के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो हम अपनी जिम्मेदारियां से मुक्त हो जाएंगे। तभी नीलू ने हंसते हुए कहा, माँ, मेरी शादी के बाद तो गंगा नहा लिए थे, अब रूप की शादी के बाद भी गंगा नहाना है। तो नीलू बोली, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, जब देवी का विवाह हो जाए तो दोनों के नाम का एक ही बार गोता लगा लेना, नहीं तो गंगा जी भी परेशान हो जाएगी। आपको हर बार गंगा नहलाते नहलाते। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। सरस्वती ने कहा, नीलू, तू मेरा मजाक उड़ाती रहती है। जब खुद माँ बनेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि बेटी की जिम्मेदारी क्या होती है। नीलू ने कहा, अरे मन नाराज मत हो, मैं तो मजाक कर रही थी। आप तो बुरा मान गई। यह क्या कर। नीलू ने मम्मी को अपने गले लगा लिया। सभी अपने रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग और सरस्वती की सखी सहेलियां सभी विवाह में शामिल हुई थी। तभी वो जोर से गली के बाहर बंद बजे की आवाज सुनाई देने लगी। सरस्वती ने रूप से कहा, तुम्हें बाहर नहीं झांकना है, तुम बाहर नहीं देखोगे, चुपचाप यहीं बैठी रहो। लेकिन जैसे मन बाहर गई, नीलू और देवी ने अपनी बहन रूपा को बाहर का नजारा देखने के लिए हाथ पकड़कर खिड़की तक ले आई और तीनों बहनें बारात के आगमन को देख रही थी। तभी देवी की सहेली आई और बोली, देवी, तुम्हें जीवन कतई नहीं करनी है, क्या ऊपर से नजर ही देखती रहेगी। जल्दी चल, बारात गली के मोड़ तक पहुंच चुकी है। तुम कुछ देर बाद घर के दरवाजे तक ही पहुंच पाए जाएगी। देवी की सहेली ने देवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। नीला की सासू माँ अपनी, जो उसकी जेठानी कुसुम और दोनों बच्चों अनिरुद्ध और अविनाश के साथ आई थी। विरजेश और राजेश शादी में शामिल होने के लिए नीलू के घर पहले ही पहुंच चुके थे। सुशील जी ने अपनी समाधि की तारीफ करते हुए कहा, संधि जी, आपने तो हर चीज की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। विवाह का इंतजाम बहुत बढ़िया किया हुआ है और सजावट के साथ साथ खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था की है। तभी कुसुम बोली, नीला की शादी में मैं इतनी तैयारी नहीं कर पाई थी जितनी रूप की शादी में की गई है। श्याम बाबू ये सुनकर थोड़े से चुप हो गए। फिर बोले, कुसुम बिटिया, उसे वक्त शादी बहुत जल्दी में हुई थी, घर में पहली शादी थी, इसलिए पहली बार अक्सर माता पिता से कुछ जो गलतियां हुई जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे गलतियों से सबक लेकर सब कुछ सीखने चली जाते हैं। श्याम बाबू बोल, कुसुम बिटिया, तैयारी तो हमने उसे वक्त भी बहुत अच्छी की थी, कोई कमी पेशी रह गई हो तो बेटा मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। और वैसे भी कुसुम बिटिया, लड़कियाँ तो अपने भाग्य खुद लेकर आती हैं, जिसके भाग्य में जितना मिलना लिखा है उसे उतना ही मिलता है जो नीलू के भाग्य में था वो उसे मिलकर गया, और जो रूप के भाग्य में वो उसे मिल रहा है। इतना तो अपनी बेटी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता पिता सब करते ही हैं। श्याम बाबू बोल, कुसुम बिटिया, हम लक्ष्मी जैसी अपनी बेटियों का भला क्या देने की औकात रखते हैं। माता पिता क्या दे सकते हैं सिवाय आशीर्वाद के। बेटा बेटियां तो लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, खुद धन धान्य की देवी हैं, उन्हें हम क्या दे सकते हैं। ये सुनकर कुसुम अपना शंभू लेकर शू होकर खाना खाने के लिए चल दी, लेकिन सुशीला देवी को कुसुम का इस तरह बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, कुसुम का स्वभाव ही ऐसा था, वो हर चीज में नुक्स निकलते ही रहती थी, अपनी चिढ़ और ईर्ष्या को तुरंत जाहिर कर देती थी। आदत सुशीला देवी को उसकी यह बिल्कुल पसंद नहीं थी।
लेकिन मैं कर भी तो क्या? आखिर कितनी बार कुसुम को समझे। श्याम बाबू के ऑफिस के सभी लोग विवाह के कार्य में उनकी बहुत मदद कर रहे थे। सारा काम समय पर धीरे धीरे होता चला जा रहा था। बारातियों का स्वागत भी बहुत अच्छा हुआ था, तो वो भी खुश थे। लड़के के परिवार से सभी लोग खातिरदारी देखकर पहले नहीं समा रहे थे। बारातियों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर श्याम बाबू भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। ईश्वर सब कार्य सही से पूरा कर रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी ने फेरों के लिए दुल्हन को लाने के लिए बोला। दुल्हन को नीला और राजेश लेकर आए और मंडप में बैठकर वे दोनों वहीं बैठ गई। दोनों छोटे भाइयों ने फेरों के समय अपनी जिम्मेदारी बड़ी सावधानी से पूरी कर दी। फेरों के साथ साथ ही श्याम बाबू ने रूप का सामान गाड़ी में रखवान शुरू कर दिया। पंडित जी जोर जोर से आवाज देकर दूल्हे की बहन को बुला रहे थे कि दूल्हे की बहन को बुलाओ, जो कि गठबंधन के लिए बहन को बुलाया जाता है। रूपा के पति आकाश ने अपनी बड़ी बहन शिवानी को आवाज देकर बुलाया। शिवानी अपना लहंगा संभालती हुई जल्दी जल्दी अपने भाई के पास आकर बैठ गई और पंडित जी के कहे अनुसार उसने अपने भाई भाभी का गठजोड़ बांध दिया और फिर वहीं अपने भाई भाभी के पास बैठ गई। सरस्वती की विदाई का समय नजदीक देखकर आंखों में आंसू जो उसके आ रहे थे, उसे सब चुप कर रहे थे और समझ रहे थे कि बेटियां तो पराई होती है। एक न एक दिन तो बेटियों को अपने घर जाना ही पड़ता है। लेकिन सरस्वती जी की आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। वो खुद भाग भाग कर सारा काम कर रही थी, लेकिन आंसू जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सही में बेटियों को विदा करना बहुत मुश्किल काम होता है। उधर रूपम मंडप से उठकर घर आ गई थी। ताईजी ने कुछ अपने रीति रिवाज करवर कर उसे विदाई के लिए नीलू और देवी के साथ बाहर ले जाने को कह दिया था। सभी ने रूप सभी के गले लगकर रूप लिपट लिपट कर रो रही थी। माँ के गले लगी तो उसे हटाना मुश्किल हो गया था। श्याम बाबू अपनी बेटी को गले मिलकर बहुत रो रही थी, लेकिन एक पिता भी जी भरकर अपनी बेटी से गले लगकर रो नहीं सकता है, क्योंकि पिता को बेटी की विदाई के समय अपनी जिम्मेदारियां बड़ी सावधानी से पूरी करनी होती है। अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो लड़की को उम्र भर के लिए सुनना पड़ता है। इसलिए श्याम बाबू अपनी बेटी के गले मिलकर आशीर्वाद देकर बाहर चले गए और अपने कामों में लग गई। उसके बाद वो रूप को दिया गया सामान गाड़ी में रखवाने के लिए बाहर आ गई थी। दोनों भाई कर के आसपास जो हाथ बांधे खड़े हुए। दोनों भाइयों के गले मिलकर रूप फूट फूट कर रोई। कर में बैठने से पहले उसने अपने दोनों भाइयों को नीला की तरह समझाया। खूब पढ़ाई लिखाई करना, मम्मी पापा का ध्यान रखना। दोनों भाइयों ने गले लगकर हाँ कर दी। नीलू रूप के गले रखकर बहुत रोई। सच में नीलू को अपनी बहन के जाने का दुख हो रहा था कि पता नहीं अब अपनी बहन से कम मिल पाएगी। नीलू ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए कर में बैठा दिया और दोनों भाइयों ने अपनी बहन को विदा कर दिया। सारा परिवार रूप के जाते हुए देखकर सभी की आंखें नम हो रही थी। रूप तो अपने पति आकाश के साथ कान में बैठकर विदा हो गई, लेकिन पीछे हजारों सवाल छोड़ गई जो अब नीलू को परेशान करने वाले थे, क्योंकि श्याम बाबू ने अपनी बेटी रूप को बहुत सारा सामान देकर विदा किया था। श्याम बाबू ने अपनी बेटी को जो सामान दिया था उसे गाड़ी में रखवाने लगे। श्याम बाबू ने अपनी बेटी को काफी सामान दहेज में दिया था। नीलू सामान देकर एक बार हैरान रह गई कि उसके विवाह के अवसर पर तो सभी काम कितनी जल्दीबाजी में हुए थे। उसे तो किसी काम की तैयारी का समय ही नहीं मिला था
और सामान के नाम पर भी कुछ नहीं दिया गया था। नीलू सो रही थी। रूप के ससुराल वालों ने दहेज लेने के लिए मना किया है, लेकिन फिर भी पापा ने उसको घर गृहस्थी की शुरुआत का कितना सामान दिया है। कितने सुंदर कपड़े, घड़ियां, साड़ियां उपहार में दी है और सभी ने रूप को इतने सारे गिफ्ट भी दिए हैं। लेकिन नीलू ये सोचकर संतोष कर लिया कि पापा सही कहते हैं, जिसकी किस्मत में जितना होता है उसे मिलता ही है। मैं खुशनसीब हूँ जो मुझे इतनी अच्छी सास, ससुर और परिवार मिला, लेकिन कुछ भी वो भेदभाव तो मेरे साथ हुआ है। आखिर मैं भी तो इस घर की बेटी थी और बड़ी बेटी को कुछ न देकर विदा कर देना कहाँ तक उचित है। रूपा के पति को जो पापा ने घड़ी, अंगूठी, चैन और मोटरसाइकिल भी दी है, एक दामाद को इतना सब कुछ दे दिया और दूसरे दामाद को कम देना कहाँ तक उचित है। राजेश ने नीलू को आवाज लगाई, नीलू तुम्हें माँ बुला रही है। सुशीला देवी ने नीलू को कहा, तुम यहाँ आ जाओ और तुम जो दोनों 1-2 दिन और रुक जाओ, क्योंकि बेटियों के जाने से घर खाली हो जाता है। तुम अगर 2 दिन रुकोगी तो तुम्हारी मम्मी को अच्छा लगेगा और बाकी हम सब लोग वापस घर जा रहे हैं। एक बार अपने मम्मी पापा को बुला दो नीला, उनसे मिलकर फिर हम विदा लेते हैं। तुम और राजेश 2 दिन के बाद आ जाने। नीलू बोली, ठीक है मम्मी जी, ऐसा ही कर लेते हैं। मम्मी को भी काम में थोड़ी मदद मिल जाएगी। नीलू अपनी मम्मी पापा को बुलाकर ले आई और सभी बैठक में एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। ताऊ जी और ताई जी ने भी वहीं आकर जो उनके पास बैठ गए और उनकी बातों में शामिल हो गए। सुशीला देवी ने कहा, भाई साहब, आपने रूप की शादी सच में बहुत शानदार तरीके से की है। सरस्वती देवी बोली, समधन जी, यह तो सब भगवान की कृपा है। उनकी कृपा से ही सारा काम ठीक से संपन्न हो गया और आप लोगों के आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बेटी के विवाह में आकर हमारा सम्मान बढ़ा दिया है। श्याम बाबू और सरस्वती जी अपनी समाधान को जो उन्होंने बहुत सारे उपहार देकर विदा किया। कुसुम बिटिया और उनके बच्चों के लिए भी उन्होंने सुंदर कपड़े और उपहार दिए। सुशीला देवी ने कहा, संदी जी, नीलू अभी 2 दिन बाद हमारे पास वापस आ जाएगी, लेकिन हमें जाने की अभी इजाजत दे दीजिए। आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। बेटी का विवाह कुशलता पूर्वक संपन्न हो गया। कुछ देर बाद राजेश का भाई गाड़ी लेकर आ गया और परिवार को बैठक वापस चल दिया। नील और राजेश वहीं रुक गए। राजेश ने रूप की शादी में बहुत काम संभाला था। सच में श्याम बाबू बार बार तारीफ कर रहे थे और यही कह रहे थे, राजेश तो मेरा दामाद नहीं, बड़ा बेटा है। राजेश बेटा ने सही समय पर आकर मेरी हर काम में बहुत मदद की है। राजेश बोला, आप भी तो मेरे पिता समान हैं और अपने घर के काम करने में किस बात की झिझक और शर्म, ये भी तो मेरा ही घर है। मेरे यहाँ पर भी कुछ फर्ज बनते हैं, मैं तो बस वही पूरे किए हैं। ये सुनकर ताऊजी ने राजेश को गले लगा लिया और कहा, बेटा सच में हम बहुत भाग्यवान हैं जो तेरे जैसा दामाद मिला। अगले दिन तूजी और ताई जी भी वापस गांव जाने की तैयारी करने लगे। श्याम बाबू ने उन्हें बहुत रोका, भाई साहब कुछ दिन रुक कर चले जाना। लेकिन तूजी ने कहा, खेतों में बहुत कम है, अगर मैं नहीं गया तो सारी खेती खराब हो जाएगी। पिछले 15 दिन से हम तुम्हारे पास ही रुके हुए हैं। सुबह तो भला हो गांव के सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन हमारे खेतों की और हमारे पशुओं की देखभाल हमारे पड़ोसी कर रहे हैं।
भाई आप हमें जाने की इजाजत दो, हमें भी अपना घर बार संभालना है और हम तो अपने गाय भैंस भी पड़ोसियों के भरोसे छोड़कर आए हुए हैं। श्याम बाबू ने मिठाइयाँ और खाली खाने पीने का जो काफी सामान पैक करके बड़े भाई को दे दिया। सरस्वती और श्याम बाबू ने बड़े भाई भाभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। श्याम बाबू ने अपने बड़े भाई से कहा, भाई आपने सही समय पर पैसों का इंतजाम करके रूप की शादी में बहुत मदद की है। भैया भाभी आप दोनों के आने से रीति रिवाज को निभाना बहुत आसान हो जाता है। श्याम बाबू बोल, भाई मुझे तो बहुत खुशी होती है कि आपका आशीर्वाद से मेरी दोनों बेटियों का विवाह संपन्न हो गया। जनार्दन बाबू बोल, मैं क्या किया है? भाई साहब सब कुछ करने वाला तो ईश्वर है, वही सब कुछ करता है, हम तो सिर्फ माध्यम बनते हैं। ताऊ जी के जाने का वक्त हरी और किशन दोनों को पैसे दिए। ताऊ जी ने दोनों बच्चों ने ताऊ ताई जी के चरण छुए। श्याम बाबू ने दोनों बेटे से कहा, चलो ताऊ जी का सामान बाहर गाड़ी में रख दो। ताऊ जी बोल, भाई स्टेशन हम खुद चले जाएंगे, भाई तुम बाकी का काम संभालो, अभी घर में बहुत काम बाकी है और रूप भी पग फेरे के लिए आएगी, उसकी सारी व्यवस्था भी तुम्हें ही करनी है। राजेश ने कहा, ताऊ जी अभी नीलू और मैं 2 दिन यहीं रुके हुए हैं, आप निश्चिंत होकर जाएं, मैं खुद सारी व्यवस्था कर दूंगा। राजेश और नीलू ने बिताऊ जी और ताई जी के चरण छुए। ताई जी ने राज आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो। नीलू को उदास देखकर राजेश ने उसके पास आकर पूछा, क्या बात है, रूप की याद आ रही है क्या? नीलू ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ रूपा, मुझे रूप की याद आ रही है। मेरी छोटी बहन की विदाई हो गई और पता नहीं अब कब उससे मिलना होगा। राजेश बोल, बस इतनी सी बात मैडम, जब कहोगे तब तुम्हें उनके बहन तुम्हारी बहन से उनके घर मिल लेंगे, और हाँ पग फेरे की रस्म के बाद तुम अपनी बहन को अपने घर खाने पर बुला सकती हो। अगर हम लोग अपने उसके साथ हेल्दी और अच्छा रिलेशन रखेंगे तो उसका हमारे यहाँ आना जाना बना रहेगा और रिश्तेदारी भी बढ़ती जाएगी। नील तुम दुखी मत हो, तुम जब कहोगी मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के घर मिलवाने ले चलूंगा। नीलू ने आज राजेश से भी अपने मन की बात छुपा ली थी, क्योंकि उसे इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। राजेश की बातों ने उसे सच में सावधान कर दिया था कि अगर वह अपनी बहन से नफरत तो खुद बड़ी बहन होने के बाद छोटी बहन से मुकाबला बराबरी करेगी तो उसकी बहन के साथ उसके रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, दोनों बहनों के संबंध भी खराब हो जाएंगे। नील उन्हें सोचा कि वह घर में सबसे बड़ी है और उसे सबका ध्यान रखना चाहिए। अगर खुद ऐसे अपनी बहन से ईर्ष्या करेगी तो धीरे धीरे मतभेद बढ़ जाएंगे और यही मतभेद दोनों के बीच दरार पैदा कर देंगे, और क्या पता किस स्वभाव के व्यक्तियां आकाश से आज पहली बार ही तो मिली है। नील उन्हें अपने मन में सोचा कि वह माता पिता की गलती की सजा अपनी छोटी बहन को नहीं दे सकती। रूप मुझे कितना प्यार करती है, उसके लिए मैं कुछ गलत सोच रही हूँ? नहीं, यह मेरे लिए सही नहीं है। बड़ी बहन तो अपनी छोटी बहन की जा बहनों पर जान छिड़कती है, अपनी छोटी बहनों के दुख सुख की साथी बनती है। दहेज का मिले या ज्यादा क्या फर्क पड़ता है, इसने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे अपनी बहन से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। नील सोच रही थी, सभी कहते हैं बड़ी बहनें तो माँ के समान होती हैं, मुझे थोड़ा पान दिखाते हुए अपनी बहन का साथ देना चाहिए। नील उन्हें खुद को संभाला और आंसू पहुंचकर माँ के साथ काम करने लग गई।
राजेश ने घर के सारे कामों में उसके पिता का हाथ बटाने लगा हुआ था। उसे देखकर नीलू को बहुत संतोष हो रहा था। सच में मेरे पिता ने मेरे लिए इतना अच्छा व खोज कर दे दिया जो मेरा हर हाल में साथ देने को तैयार रहता है। इससे ज्यादा बहुमूल्य उपहार मेरे माता पिता मुझे और क्या दे सकते थे। सभी बातें सोचते ही सोचते नीलू के माँ का मैल धुल गया। फिर से घर की बड़ी बेटी बनकर जिम्मेदारी से अपना काम करने लगी। राजेश ने अपने ससुर जी के साथ सारे खर्चे का हिसाब किताब मिलवा दिया था, क्योंकि श्याम बाबू ने हिसाब किताब अपने दामाद को सौंप दिया था, क्योंकि श्याम बाबू को पता था विवाह संपन्न होता ही उनके बड़े भाई जान को कहेंगे, क्यों गांव में गेहूं की कटाई जो होनी है और वहां जाना भी जरूरी है। वह तो शुक्र था कि गांव में लोग अभी भी एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। तभी उनकी गाय भैंसों की देखभाल की जिम्मेदारी कितने दिनों तक उनके पड़ोसी निभा रहे हैं। शहरों में तो लोग अब धीरे धीरे बदलने लगे हैं। लोग एक दूसरे का साथ देते समय बदले में क्या मिलेगा ये सोचने लगे हैं। नीला ने माँ के साथ सारे कपड़े धुलवाने में मदद की, सारे घर को फिर से व्यवस्थित किया ताकि जब रूप की ससुराल वाले आए तो उन्हें घर एकदम साफ सुथरा मिले। घर को फिर से पहले की तरह सजा दिया। देवी भी बहुत थक चुकी थी। पीछे वाले कमरे में जाकर बेसिड होकर सो गई। नीलू भी काम संभालते संभालते थक गई थी। तभी राजेश ने नीलू को चाय का कप दिया। नीलू ने राजेश के हाथों से चाय का कप ले लिया और चाय पीने लगी। नीलू ने कहा, आप मुझे कह देते तो मैं आपके लिए भी चाय बनाकर कर रख देता। आपने क्यों कष्ट किया, आप तो वैसे ही कितना काम संभाल रहे हैं। राजेश ने कहा, मैंने चाय नहीं बनाई, चाय तो माँ ने बनाई है। मैं तो बस तुम्हारे लिए लेकर आ गया। तुम भी तो सुबह से काम में लगी हुई हो। राजेश और नीलू को चाय पीते देखकर सरस्वती देवी वापस रसोई में ही आ गई। वो उन दोनों की बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उसे लग रहा था कितने दिनों बाद दोनों पति पत्नी बात कर रहे हैं, तो मेरा बीच में बैठना अच्छा नहीं है। वैसे भी तो राजेश ने घर के कामों में बहुत मदद की है। सरस्वती तो अब राजेश के साथ दामाद वाला कोई व्यवहार नहीं निभाती थी। वो तो उसे इस घर का बड़ा बेटा ही मानने लगी थी। अपने मन की कितनी बातें अपने दामाद राजेश को बता देती थी। तभी नीलू के दोनों भाई बड़ी तेजी से लड़ाई करते हुए सीढ़ियों से नीचे आते दिखाई दिए। राजेश ने जोर से आवाज लगे। दोनों भाई वहीं छिपकर सीढ़ियों पर बैठ गए। नीला को रूप के विवाह के कारण उन दोनों से बात करने का समय नहीं मिल रहा था, लेकिन इन दोनों को देखकर तुरंत उसने दोनों को आवाज देकर नीचे बुलाया। नीलू हंसते हुए बोली, जय वीर को क्या हालचाल है? उसे दिन का कांड तो तुमने माता श्री को बताया ही नहीं। नीलू की आवाज सुनकर दोनों बड़े भाई जो भाई तेजी से नीचे आ गई और अपनी दीदी के पैरों में पड़ गए। रोते हुए दोनों दीदी से माफी मांगी और वादा किया कि फिर कभी फिल्म देखने नहीं जाएंगे। इस बार पापा से बचा लो दीदी प्लीज, इस बार अपने पापा को कुछ बोला तो हमें बहुत मारेंगे। नलो ने दोनों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। हरी को समझाया कि तुम बड़े हो, अपने साथ छोटे भाई किशन को मत बिगड़ो। अगर तुम्हें बिगड़ता है तो शक से बिगड़ जाओ, लेकिन कम से कम छोटे भाई को तो पढ़ाई लिखाई करने दो। तभी किस हंसते हुए बोला, दीदी यह पढ़ाई लिखाई क्या करेगा? ये तो अभी जो हाफ ईयरली परीक्षा में भी फेल हो गया है, सिर्फ 2 विषयों में पास हुआ है, सारा दिन कॉमिक्स पढ़ता रहता है।
तभी किशन बोला, ये कौन सा पास हुआ है, ये भी तो फेल हो गया। आपको पता है, रात को भी चोरी से फिल्म देखने जाता है। राजेश दोनों की मनोभावों को ध्यान से सुन रहा था कि दोनों भाई एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने में लगे हुए थे। यानी दोनों भाई ना समझते, अभी इतनी अकल नहीं थी कि दोनों ही भावनाओं में भाकर एक दूसरे की सारी बातें नीलू को बताई जा रहे थे। राजेश ने कहा, सुनो तुम दोनों को, इस बार हम दोनों माफ कर देते हैं, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें हॉस्टल में पढ़ने भेज दूंगा। दोनों ही डर गए और अपनी जीजू के पैर छूकर माफी मांगने लगे। राजेश ने कहा, चलो बस ठीक है, अब चलो तुम दोनों अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। बहुत दिनों से सभी लोग शादी के कामों में व्यस्त थे, अब सिर्फ तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करनी है। ये सुनकर दोनों अपने अपने कमरे की तरफ भाग गए और अपना स्कूल बैग से किताबें निकालकर पढ़ने लगे। देवी अपने कमरे से बाहर आई तो देखा तो आंखें मसलने लगी और हैरान परेशान होकर दोनों भाइयों को देखने लगी और बोली, क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया, क्योंकि आज तक तो दोनों को घर में बैठकर किसी ने पढ़ते हुए नहीं देखा था। देवी तो उनकी रगग से वाकिफ थी, वो कितने झूठे और मक्कार बच्चे हैं। झूठ तो उनके खून में बसा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे निकम्मे बच्चों को पढ़ने के लिए बैठने की हिम्मत जो किसने की, जो उन्हें पढ़ने बैठा दिया। हरी और किशन कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे पढ़ते रहे। देवी अपनी दीदी नीलू के पास आई और बोली, दीदी आपने कुछ कहा है इन दोनों को आज, जो दोनों पढ़ने बैठ गए हैं और सीकर पढ़ाई कर रहे हैं, वरना आपके किताबों में तो कॉमिक्स लेकर बैठ जाते हैं और माँ को पता भी नहीं चलता, और जब मैं बताती हूँ तो मम्मी मुझे ही डांट देती है। इन दोनों के पीछे पढ़ने के लिए तेरे पापा और नीलू काम है क्या, जो तू भी इनके पीछे पढ़ने लग गई? और बताऊं दीदी, आगे से मम्मी क्या बोलते हैं कि देवी चुप हो गई, जाकर तुम्हारे ससुराल में सुख दुख के साथ निभाना निभाएं। तुम्हारे ही निकम्मे भाई काम आएंगे, तुम उनके पीछे पड़ी रहती हो। कल को जब तुम ससुराल में कोई भी काम करोगे तो तुम्हारे भाई सबसे पहले खड़े होंगे, तुम्हारे घर तीज त्योहार देने और तुम्हारा हालचाल जानने के लिए भी यही भाई काम आएंगे। देवी बोली, ऐसा मन बोलता है। ये सुनकर दोनों भाई और चौड़े हो जाते हैं, जैसे पता नहीं बड़े होकर यह कौन से बड़े ऑफिसर बनेंगे, उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। मम्मी ने इन्हें दीदी बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। मम्मी बोलती है, मेरे बुढ़ापे का तो ये दोनों ही धाराएं, तुम तीनों बेटियां तो अपनी ससुराल में अपने अपने काम में व्यस्त हो जाओगी। ये सुनकर नीलू सोचने लगी, मैं तो कितने दिन से सारा काम संभाल लेती हूँ और मम्मी पापा के घर दुख सुख में साथ में भी रहती हूँ, इतना करने पर भी मन की सोच नहीं बदल पाई हूँ। देवी की बात सुनकर नीलू सोच विचार से बाहर निकली और उसकी बातें सुनाने लगी। लेकिन मम्मी कहती है, दीदी की निकम्मी बच्चे हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मेरी खूब सेवा करेंगे। नीलू बोली, देवी कोई बात नहीं, माँ का दिल थोड़ा कमजोर है, इसलिए मन ज्यादा प्यार करती है। हम तीनों बहनों के बाद उसे ये लाडले मिले हैं तो उसे लगता है कि हम बेटियां उसके किसी काम की नहीं आएंगे, ये बेटे ही उनकी सेवा करेंगे। कोई बात नहीं, माँ का भ्रम जीत जाए, यही तो अच्छा है और मैं भी यही चाहती हूँ। दोनों छोटे भाई किसी लायक बन जाए और सच में माँ बाप की सेवा करें और बुढ़ापे में उन्हें थोड़ा सुख और आराम दें। देवी ने हंसते हुए कहा, दीदी यह सपना तो
आप अपने मन में ही रख लो, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। ये दोनों इतनी बिगड़ चुके हैं कि अभी सुधरने वाले तो नहीं है। बाकी आपको कोशिश करके देख लो। ये कहकर देवी गुस्से में बाहर चली गई और राजेश सारी बात अच्छे से समझ चुका था कि इन दोनों बच्चों को माँ की से जो हिम्मत मिली हुई है तभी यह इतना बिगड़ गई हैं। राजेश ने नीलू से कहा, देखो नीलू, मैं बाकी के सारे काम तो पूरे कर दिए। रूप का पग फेरा डालकर अपनी ससुराल जा चुकी है। अब हमें भी अपने घर की वापसी करनी चाहिए। तुम्हारे ऑफिस की भी बहुत छुट्टी हो चुकी है। मेरा तो इस साल की काफी छुट्टियां बची हुई थी तो जो मैं एडजस्ट कर ली, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाई तो तुम्हारी तनख्वाह के पैसे कट जाएंगे और वैसे भी सारे काम तो हो ही गए। बाकी का मम्मी पापा खुद ही संभाल लेंगे। नीलू बोली, शाम को पापा ऑफिस से आ जाएंगे, फिर हम पापा से मिलकर वापस चलेंगे। शाम को जब श्याम बाबू ऑफिस से आए तो बेटी का सामान तैयार देखकर बोल, बेटा तुम्हारे आने के सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो गए। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं और तुम्हारा सहयोग मुझे हमेशा याद। राजेश बेटा, तुमने तो सच में एक बेटे का फर्ज निभा दिया। श्याम बाबू बोल, मुझे पापा ही नहीं रहते हो, दिल से पापा मानते भी हो। बेटा, एक बेटे की तरह तुमने विवाह के सारे कार्यों में सहयोग दिया। धन्य है तुम्हारे माता पिता बेटा, जो इतनी अच्छी संतान को जन्म दिया और इतने अच्छे संस्कार तुम्हें दिए। तुमने मुझे दामाद वाला नखरा कभी नहीं दिखाई। राजेश बोल, पापा जी मेरे घर में नीलू की सारे काम में सहयोग देती है तो तुम मेरा भी तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी इस परिवार में कुछ सहयोग दे सकूं। नीलू भी तो मेरे परिवार को अपना मानती है। सरस्वती देवी ने अपनी बेटी को बहुत सारे उपहार देकर विदा किया। दोनों भाइयों ने पैर छूकर दीदी और जीजाजी को प्रणाम किया। राजेश ने हंसते हुए कहा, जयवीर की जोड़ी ध्यान से सुन लो। अब तुम्हारी कोई शिकायत आई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। दोनों अपना पढ़ाई पर ध्यान लगाओ और अच्छे नंबर लेकर पास हो जाओ। जिंदगी में बहुत कामयाबी हासिल करो। जब जाते समय राजेश के द्वारा दोनों बच्चों को समझाते हुए देखकर श्याम बाबू बोल, राजेश बेटा, मैं तो इन्हें समझा कर थक गया हूँ। तुम ही ने अब इनको समझाओ ताकि इनका ध्यान पढ़ाई में लगे। नीलू माँ के गले मिलकर बाहर आ गई। सरस्वती देवी की आंखों में नीलू को विदा करते हुए आंसू आ गए थे। नीलू ने मम्मी के आंसू पहुँचने हुए बोली, मम्मी मैं तो इसी शहर में रहती हूँ। जब कहोगे तब आपके पास आ जाऊंगी। मेरे लिए अपना दो माँ, जो दुखी मत करो। हाँ, रूपा के यहाँ फोन करके उसका हालचाल पूछता रहना। सरस्वती बोली, तुमने बड़ी बहन होने का सहारा फर्ज निभाया। मैं तुम्हारी सोच और समझदारी से बहुत खुश हूँ। नीलू बिटिया, अपने छोटे भाई बहनों पर हमेशा स्नेह बनाए रखना। नीलू ने कहा, आप चिंता मत करो, जैसे हम दोनों की विवाह हो गए हैं, देवी का विवाह भी ऐसी ही हो जाएगा। बस आप इन दोनों छोटे भाइयों को डांट कर रखो। आपके लाड प्यार से पूरी तरह बिगड़ गए हैं। ये सुनकर दोनों भाई सर नीचा करके खड़े रहे। नीलू दोनों के सिर पर हाथ फेर कर और गले मिलकर राजेश के साथ अपने घर वापसी के लिए चल पड़ी। सरस्वती जी जैसे ही अंदर आई, घर बिल्कुल सुनसान लग रहा था। दोनों बेटियों के विदा होने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा हो गया था। सही में बेटियों की चैक से घर में बहुत सुंदर वातावरण लगता है। ये भी सच्चाई, एक न एक दिन बेटियों को अपने घर जाना ही होता है। नील और राजेश शाम के समय अपने घर पहुंच गए।
गेट खोलकर दोनों अंदर गए। आंगन में माँ की आरती गाने की आवाज आ रही थी और दोनों नीलू ने बोला कि माँ पूजा कर रही है। तभी आवाज सुनकर कुसुम ने दरवाजा खोल दिया और दोनों को अंदर आने के लिए कहकर जो रसोई में काम करने चली गई। क्या ही दिनों से नीलू के हिस्से का काम भी कुसुम कर रही थी, इसलिए कुसुम का मुंह फैला हुआ था। नीलू ने तुरंत हाथ मुंह धोकर मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम किया और माँ की पूजा समाप्त होने पर माँ के चरण छुए। सुशीला देवी दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और दोनों को आशीर्वाद देकर दिया कि दूध और नव पूतो फलो। ये सुनकर नेहा माँ के मन में जो चिंता होने लगी कि सच में मन को अभी भी हमसे गुस्सा है। ईश्वर की मर्जी के आगे नीलू और राजेश दोनों मजबूत थे। रात का खाना खाते समय सुशीला देवी ने नीलू के घर परिवार की कुशल मंगल पूछा और रूपा का हलचल भी पूछा। रूप अपने परिवार में बहुत खुश है। नीलू ने कहा, मम्मी जी सच में रूप को बहुत अच्छी ससुराल मिला है। सारा परिवार ही बहुत मिलनसार। उसकी विदेश वाली नंद तो शादी के तुरंत बाद ही वापस चली गई। अब तो घर में 4 लोग ही बड़े बच्चे हैं। उनकी सासू माँ, ससुर जी और रूप और उसका पति, बाकी सब रिश्तेदार भी जा चुके हैं। सुशीला देवी बोल, अच्छी बात है। लड़कियां जहाँ भी रहे खुशी रहनी चाहिए। कुसुम बोली, रूप तो बहुत भाग्यशाली है। बिना दान दहेज के इतना सुंदर घर परिवार और जीवन साथी मिल गया, और क्या चाहिए। सब किस्मत का खेल है। किसी को सारा दिन काम करने के लिए बड़ा परिवार मिल जाता है और किसी को आराम करने के लिए छोटा परिवार मिल जाता है, जहाँ काम ना के बराबर करना पड़ता है। रूपा के तो मजे आ गए। ये सुनकर राजेश हंसते हुए बोला, भाभी, कुसुम भाभी, यह बात तो आपकी बिल्कुल सही है। रूपा को तो वहाँ जाकर कुछ आराम करना ही नहीं पड़ेगा। रोज होटल से मांगकर खाना खाएगा और बाहर कपड़े धोने धोबी को दे देगी। घर की साफ सफाई के लिए एक नौकरानी रख लेगी। तो भाभी सच में किसी लड़की की किस्मत बहुत अच्छी होती है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। सभी को हंसाता देखकर कुसुम बड़बड़ाने लगी और अपने कमरे में चली गई। नीलू राजेश को देखकर आंखों ही आंखों में हंस रही थी। नीला और राजेश को हंसाता देखकर सुशीला देवी बोली, नीलू बहू, बस उनकी बातों को ऐसे ही जवाब देते रहो। घर का माहौल खुशनुमा बनाकर रखो, क्योंकि कुसुम को तो ताना मारने का कोई ना कोई मौका चाहिए, और नीलू तुम्हें तो वो किसी मौके पर भी छोड़ना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए तो उसके पास हर वक्त मौके के लिए तन उपलब्ध होता है। नीलू ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, बड़ी भाभी हैं। बड़ी बहन होती तो वो भी तो ऐसे ही करती, कभी प्यार कभी तकरार, ये तो सब परिवार में चलता रहता है। बस हम सबके दिलों में कभी मनमुटाव नहीं आना चाहिए सुशीला देवी। तभी तो तुम्हें समझती हो, कुसुम को नहीं। उसे समझाना तो पत्थर पर सिर फोड़ने की तरह है कि खुद ही चोट खाओगी। पत्थर का कुछ नहीं जाएगा। ये सुनकर राजेश बोल, माँ देख लो, अभी जाकर बताता हूँ। कम भाभी को आप दोनों बैठकर उनको पत्थर का रही हो। ये सुनकर नील और सुशीला देवी जोर जोर से हंसने लगी। नीलू ने माँ से पूछा, माँ जो उपहार पीहर से मिले क्या मैं कल आपको दिखा दूँ? सुशीला देवी बोली, नहीं नहीं, उपहार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मिला है उसे अपने पास रखो और इस्तेमाल करो। अगर कुसुम और उसके बच्चों को कुसुमन दिया हो तो वो उसे दे देना। सुशील जी बोली, नीलू तुम बहुत दिनों से ऑफिस नहीं गई हो, पहले वहाँ का काम संभाल लो।
नीलू ने कहा, मम्मी जी आप सच कह रही हैं। ऑफिस में तो बहुत काम पेंडिंग पड़ा है। मुझे तो जाते ही काम में लगना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मेरा सारा काम पूरा होगा। प्रमोशन मिलने के बाद मेरा काम बहुत बढ़ गया है। रूप भी अपने नए घर में बहुत खुश थी। उसकी सासू माँ भी सीधे और साधारण स्वभाव की महिला थी। घर परिवार उन्होंने अकेले ही संभाल रखा था। घर के सारे काम अधिकतर वह खुद ही निपटा लेती थी। सुबह शाम मंदिर जाना उसके दिनचर्या का हिस्सा था। कहीं पर भी रामायण का पाठ हो तो वो जरूर उसे सुनने जाती थी। कुल मिलाकर रूप की सासू माँ धार्मिक प्रवृत्ति की संस्कारी महिला थी। रूप भी अपने घर में सभी कामों में अपनी सासू माँ का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया था और दोनों सब मिलजुल कर रहती थी। बड़ी नंद शिवानी जो विदेश में रहती थी, जब भी फोन करते और पूछती माँ भाभी कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, हमारे परिवार में उसका मन लग गया कि नहीं, आपके प्रति उसका व्यवहार कैसा है, तो रूप की सासू माँ कहने का शिवानी बिटिया। इतने सारे सवाल एक साथ। शिवानी तुम्हारी भाभी रूप सच में गुणवान और पारिवारिक महिलाएं उसे पता है। परिवार में सबका ध्यान कैसे रखते हैं और घर का सारा काम तो वो अकेले ही कर लेती है। बातचीत में बहुत मिलनसार है। तुम्हारे पापा और मेरे साथ तो बिल्कुल तेरी तरह बात करती है। हम तो उसे बहू की जगह बेटी ही मानते हैं और मैंने उसे घूंघट निकालना के लिए भी मना कर दिया है। शिवानी बोली, मम्मी जी बहुत अच्छा किया आपने जो भाभी को बेटी की तरह प्यार कर रहे हो। आपको तो पता ही है आजकल लड़कियां अपनी ससुराल में कहाँ रहना चाहती हैं। हर किसी को अलग आजादी से रहने की इच्छा होती है। परिवार मिलकर रहना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि परिवार में बहुत सी जिम्मेदारियां आपको पूरी करनी होती है। मम्मी समय बदल रहा है, आप समय के साथ बदल जाए। ये सबसे अच्छी बात है कि आप बहू को बेटी मानकर प्यार कर रहे हो और बेटी की तरह व्यवहार कर रही हो। ऐसा करने से आप दोनों सुखी रहोगे और मेरे भाई और पापा भी सुखी संसार का आनंद उठाएंगे। शिवानी बोली, अच्छा मम्मी जी, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे ऑफिस जाना है और फिर आपसे बाद में बात करूँगी। भैया भाभी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। रूप का पति आकाश दोनों दुकानों को खुद संभालता था। उसने दुकान में छोटे मोटे काम के लिए लड़के रख लिए थे। वहीं दोपहर में घर से खाना लेकर भी आता था। आकाश उसे छोटू कहकर पुकारता था, लेकिन छोटू बहुत होशियार था। दुकान का सारा काम जो वह धीरे धीरे सीख गया था। हर वस्तु का मूल्य उसे मुंह जवानी याद रहता था। वो कभी कभी घर के कामों में रूप का हाथ बता दिया करता था। छोटू को देखकर कई बार रूप को अपने भाई की याद आ जाती थी। वो मन में सोचती, देखो एक ये बच्चा जो खुद मेहनत करके पैसे कमा रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है, और एक मेरे दोनों भाई जिन्हें सिर्फ पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो वो भी काम वो अच्छे से नहीं कर रहे। धीरे धीरे रूप ने सारे घर परिवार के कामों में अपनी सासू माँ का हाथ बढ़ाना जो शुरू कर दिया था। रूप की सास तो रूप जैसी बहू कर मन ही मन खुश होती थी, क्योंकि पहले वह अकेले होने के कारण हर जगह अकेली ही जाती थी, लेकिन जब से रूप घर आई है हर जगह माँ के साथ वो रूप के रूप जाने लगी थी। माँ के साथ ही वापस आती थी। मंदिर जाने के लिए भी रूप जल्दी सोकर उठकर जो स्नान करते और माँ के साथ मंदिर जाती। कई बार रामायण और भागवत का पाठ होता तो रूप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। वहाँ के भंडारे के काम में भी रूप मदद कर दी थी। रूप की साहस की सभी सहेलियों ने यही कहती, सरोज तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो जो तुम्हें इतनी संस्कारी
और गुणवान बहू मिली है। सरोज ने कहा, ये तो तुम सच कह रही हो। बहन घर के कामों में भी मेरा हाथ बटाती है। सच कहूँ तो मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। सरोज की एक सहेली ने पूछा, कितनी पढ़ी लिखी है? सरोज बोली, बा पास है और बहन की कढ़ाई बुनाई में तो बहुत ही कुशल है। सारा सामान इसने खुद ही अपने हाथों से बनाया है। अपनी कितनी सदियां इसने खुद कढ़ाई की हुई है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो उसकी सहेली बोली, बहन जी अपनी नंद को भी क्रोशिया का पूरा सोफा कवर हाथ से बनकर दिया है। मेरी रूप ने 2 बेडशीट जो शिवानी को देखते ही पसंद आ गई थी। रूप ने खुद अपने हाथों से दोनों बेडशीट अपनी नंद शिवानी को ये कहकर दी है कि दीदी मेरी तरफ से आपको उपहार है, आप रख लीजिए। सरोज बोली, नहीं तो बहन जी आजकल तो बहू अपनी एक चीज भी किसी को देकर राजी नहीं है। लेकिन रूप ने 1 मिनट में भी इतनी सुंदर हाथ की बनी हुई बेडशीट अपनी नंद को दे दी। सरोज बोली, बहन एक बात तो है, लड़की भले ही मध्यम परिवार से आई है लेकिन सभा में बहुत ही अच्छी है। शायद मैं एक अमीर घर की लड़की को बहू के रूप में प्रकार मेरा घर धन दौलत से तो भर जाता, लेकिन प्यार और अपनापन मुझे नहीं मिल पाता। लेकिन मेरी प्यारी रूप मेरा हर समय साथ निभाती है, जैसे मेरी बेटी शिवानी मेरा ध्यान रखती थी। सरोज ने कहा, बहन हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस मुझे अच्छी बहू चाहिए थी और ईश्वर की कृपा से रूप के रूप में मुझे सच में लक्ष्मी मिल गई। रूप जैसा पारिवारिक और संस्कारी बहू के लिए तो मैं सारा दान दहेज छोड़ सकती थी। सरोज बोली, बन दहेज में मिला सामान तो एक न एक दिन खराब हो जाएगा, लेकिन अगर समझदार और सुलझी हुई संस्कारी बहू घर में आ जाए तो वो घर को स्वर्ग बना देती है, क्योंकि बहू का अच्छा स्वभाव हमेशा परिवार में खुशियां बनाए रखना है। आज रूप की सास को घर में बहुत शाम हो गई थी। घर आकर देखा तो रूप ने रात के खाने की सारी तैयारी कर ली थी। रूप ने पूछा, आज तो आपको बहुत देर हो गई। मम्मी जी मंदिर में कीर्तन बहुत देर तक चलता रहा। क्या? सरोज बोली, नहीं, बहू कुछ सहेलियां मिल गई थी, उनसे बात करते करते समय लग गया। तो सरोज ने पूछा, क्या आकाश और तुम्हारे ससुर आ गए? तो रूप ने कहा, नहीं मम्मी जी दोनों ही अभी दुकान पर हैं। छोटू आया था, वही बढ़कर गया है कि आज काम ज्यादा है, शायद दुकान का सामान आया है, उसे उतरवाकर फिर भैया जी देर से घर वापस आएंगे, छोटू ने बोला था। रूप ने मम्मी जी को चाय पीने के लिए दी और खुद भी उनके पास बैठकर चाय पीने लगी। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही थी। रूप के साथ सरोज जी ने पूछा, रूप क्या तुम मेरे लिए स्वेटर बना दोगी? रूप बोली, मम्मी जी आप मुझे ऊन लाकर दो, पहले मैं शिवानी दीदी के लिए स्वेटर बनाकर भेजूंगी, क्योंकि मम्मी जी शिवानी दीदी का जो मुझे साइज नहीं पता था, इसलिए उनकी किसी भी साड़ी पर मैंने स्वेटर नहीं रखा। लेकिन मम्मी जी आपको तो सारी साड़ियाँ पर मैचिंग स्वेटर बनाकर रखें, शायद आपने अभी तक देखे नहीं है। सरोज जी बोले, सच में रूप तुम्हारा हाथ से बनाया हुआ सामान बहुत सुंदर है। मैं अभी तुम्हारा सारा सामान ठीक से देखा नहीं है, चलो आज बैठकर पहले सारा सामान ठीक से सजा देते हैं। कुछ समय बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएगी, तब मैं तुम्हारे हाथ के बने हुए स्वेटर पहनकर अपनी सभी सहेलियों को खूब चढ़ाया करूंगी। रूप बोली, बिल्कुल मम्मी जी, मैंने सारे नए डिजाइन बनाए। आकाश जी के स्वेटर तो मैं बहुत सुंदर रंगों से अलग अलग डिजाइन के बने। माँ, मैं अपने लिए भी बहुत सुंदर शॉल क्रोशिया से बनाई हुई है।
मम्मी जी, आज मैंने सारा काम कर लिया। रात का खाना तैयार है। अभी इनका आने में बहुत समय लगेगा, तो ऐसा करते हैं, मैं अपनी संदूक खोलकर आपको सारा सामान दिखा देता हूँ। सरोज बोली, ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हें क्या क्या सामान बनाया। रूप ने अपनी बड़ी वाली संदूक को खोल और अपने हाथों से तैयार सामान दिखने लगी। रूप का बनाया हुआ सामान देखकर सरोज की आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी सफाई से उसने स्वेटर की डिजाइन डाल रखी थी, लग रहा था कि सारे स्वेटर रेडीमेड हैं। सदियों पर कढ़ाई देखकर वो हैरान हो रही थी। इतनी बारीक सुंदर कढ़ाई कर रखी थी जो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्रोशिया का सामान देखकर तो वो हैरान रह गई। इतनी बड़ी बेडशीट तुमने कैसे तैयार की? किरोसिए से छोटा सामान बनाना तो आसान होता है, लेकिन ये तो तुमने कमाल कर दिया। मुझे तो नहीं पता था कि तुमने कढ़ाई बुनाई और क्रोशिया का तुम्हें इतना शौक है। तभी रूप ने बताया, मम्मी जी, मैं तो अपने ब्लाउज और पेटी को भी खुद अपने हाथों से सिले हैं। मुझे इन सब कामों में बहुत आनंद आता है। नीलू दीदी को ये काम करने में बाद आना चाहिए था। मैं तो उनके लिए भी अपने हाथों से स्वेटर बनाकर भेजती रहती हूँ। छोटी बहन देवी ने भी यह काम मेरे साथ सीखे। उसे भी बहुत सारी चीज बनती बनानी आती हैं। सरोज जी बोली, आजकल तो कोई हाथ का सामान बनता ही नहीं है, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के कारण इस तरह के सामान बनाने का समय कहाँ मिल पाता है। सभी लड़कियां अपनी पढ़ाई में इशारा समय लगा देती हैं, लेकिन तुमने तो पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी सीखा है। रूप ने बताया, मम्मी जी, मेरी माँ हमेशा छुट्टियों में हमें कोई ना कोई काम जरूर सिखाया करती थी। कहती थी, घर गृहस्थी के कामों में अगर 2 पैसे बच जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, नहीं तो छोटे छोटे कामों के लिए दर्जी के पास जाना पड़ता है और इतने महंगे स्वेटर बाजार से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमको खुद बनाना आता है तो अपनी मनपसंद डिजाइन आप डालकर खुद बना सकते हो। इससे पैसों की बचत भी होती है। सरोज बोली, तुम्हारी माँ सरस्वती सच में बहुत समझदार महिला है जो तुम्हें इतना सब कुछ सीखकर भेजा है। तुम तो चाहे एक दुकान लगाकर सामान बेचना शुरू कर दो। रूप बोली, मम्मी जी, ठीक है, एक दुकान आप और मैं खोल लेते हैं। आपका काउंट संभाल लेना और मैं सामान बनाती रहूंगी। दोनों हंसने लगी। तभी दरवाजे पर खटखटाना की आवाज आई। सरोज ने कहा, लगता है आकाश और उसके पापा आ गए हैं। बहू, ये सारा सामान वापस रख दो, मैं दरवाजा खोल कर आता हूँ।